हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेशन को। आज का हमारा सेशन जहां पे हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के बारे में। ये हमारा इंजीनियरिंग का पहला सेशन होगा। इस सेशन के अंदर स्टार्टिंग हम करेंगे कहां से? बेसिक से। तो बेसिक की बात करेंगे तो देखो, किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी टर्म को, किसी भी डेफिनेशन कॉन्सेप्ट को जो पढ़ते हो ना, तो उस वर्ड का मीनिंग समझा करो कि अगर एग्रोनॉमी लिखा गया तो उसका मतलब क्या होता है, क्रॉपिंग इंटेंसिटी लिखा तो क्रॉपिंग क्या होती है, इंटेंसिटी क्या होती है, मोटरसाइकिल लिखा गया तो साइकिल क्या होता है, मोटर क्या होता है। हाँ, जिस साइकिल के अंदर मोटर लगी मोटरसाइकिल। एक बार अगर शब्दों को कनेक्ट करना सीख जाएंगे ना तो 50% कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं आपके। सेम यहाँ पे दो वर्ड का यूज किया गया। पहला वर्ड है कि आपका एग्रीकल्चर, जिसके बारे में आप सब लोग जानते हो। एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है? एग्रीकल्चर मतलब ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स एंड एलाइड एक्टिविटी। जैसे मैं अगर खेत में फसल लगाता हूं तो फसलें लगाना एग्रीकल्चर का पार्ट है। लेकिन उन्हीं फसलों के साथ साथ अगर मैं क्या करता हूं, वहां पे प्रयोग करता हूं, सॉरी वहां पे करता हूं, ग्रो करता हूं या फिर रियर करता हूं किनको? एनिमल्स को। जैसे भेड़ हो गई, बकरी हो गई, या फिर गाय भैंस हो गई, सुअर हो गया, कुछ और भी हो सकते हैं, मधुमक्खी पालन हो सकता है, या फिर रेशम कीट पालन, सेरिकल्चर हो सकता है। किसी भी तरह का व्यवसाय आप कर रहे हैं जो एलाइड एक्टिविटी के अंतर्गत आता है या फिर जो क्रॉप प्रोडक्शन का पार्ट है, वो क्या हो जाएगा? वो तो एग्रीकल्चर हो जाएगा। लेकिन अब एग्रीकल्चर के अंदर क्या आ गया? एग्रीकल्चर के अंदर आ गया इंजीनियरिंग। ये क्या होता है सर? देखो, इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो वैसे तो सारे लोग ही जानते हो। बेसिकली इंजीनियरिंग का जो मतलब होता है तो बाद में समझाऊंगा, लेकिन इंजीनियरिंग का जो ओरिजिन है, ओरिजिन जहां से हुआ उस वर्ड का मतलब है क्रिएटिविटी। अब क्रिएटिविटी क्या होता है? अब आप ही बता दो। जब सड़कों में बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो जाता है तो ट्रैफिक को कम करने के लिए वहां क्या बनाया जाता है? हाँ, ओवरब्रिज बना दिया जाता है। वैसे आजकल अंडरब्रिज बनने लगे। आपने देखा वो जो रेलवे फाटक जा रहा होता है नीचे से निकाल देते हैं, अंडरब्रिज बना देते हैं। अब बताओ, अंडरब्रिज हो या ओवरब्रिज हो, क्या ये कनेक्टिविटी है, क्रिएटिविटी है कि नहीं? फ्लाईओवर, ये क्रिएटिविटी है कि नहीं? ऐसी बहुत बड़ी बड़ी, पहले इंसान ने घर बना के रहता था, लेकिन जगह कम पड़ी, घर के ऊपर घर, घर के ऊपर घर, 10 10 20 20 स्टोरी हमने घर बना दिया, फिर अपार्टमेंट बना दिया। इट्स क्रिएटिविटी। सेम वे में पहले हम एग्रीकल्चर में क्या करते थे? मैनुअल पावर को यूज करते थे। बिकॉज़ अगर आप पावर की बात करते हैं तो हमारे पास पावर का सोर्स ही क्या है? अगर आपको खेत में पावर का यूज करना है तो सबसे पहली और मेन पावर तो ह्यूमन ही था। लेकिन ह्यूमन के बाद धीरे-धीरे हमने क्या किया? इनको यूज करना शुरू कर दिया। लेकिन लास्ट में जो आया, जो आज के टाइम में हम ज्यादा यूज करना चाह रहे हैं, वो तो सबसे रिसेंट वाला है ना, मशीनरी, है ना? तो मशीनरी की अगर बात करूंगा, जिससे हम क्या करें? पावर जनरेट कर रहे हैं। फिर आप ट्रैक्टर का यूज करें या फिर आप कंबाइन का यूज करें, रोटावेटर का, थ्रेशर का, जिसका मर्जी यूज करें। अल्टीमेटली मशीनरी भी अपने आप में इनोवेशन है, क्रिएटिविटी है। तो उसी क्रिएटिविटी से बनता है क्या? इंजीनियरिंग। बिकॉज़ जब मैंने बोला आपको कि फ्लाईओवर बनाए जाते हैं, अंडरब्रिज बनाए जाते हैं या मशीन बनाई जाती है, कौन बना रहा है? इन्हें इंजीनियर बना रहे हैं। तो वही तो इंजीनियरिंग कर रहे हैं ना, तभी तो इंजीनियर का नाम रखा गया। तो अगर बात करते हैं सबसे पहले आपके वर्ड की, जो इंजीनियरिंग है, ये लैटिन वर्ड से आता है। कौन सा? इंजीनियम। इंजीनियम का मतलब मैंने आपको बताया अभी-अभी। इंजीनियम का मतलब है क्रिएटिविटी या फिर क्लेवरनेस, चालाकी। चालाकी मतलब वैसे वाली चालाकी नहीं, कुछ अच्छा करना। तो क्रिएटिविटी या फिर क्लेवरनेस इसका मीनिंग हो गया। इंजीनियरिंग जो दूसरा वर्ड है उसका मतलब टू डिजाइन और टू कंस्ट्रक्ट। तो जो फ्लाईओवर बन रहे हैं उन्हें कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, उनको डिजाइन भी तो किया जाता है ना कि ऐसे जाएगा, ये होगा, वो होगा। आपने देखा ना, अगर इंडिया में आप बहुत सारी जगह पे देखेंगे तो बहुत सारे हमारे पास रोड्स या बिल्डिंग ऐसे बन गए हैं जो एक अच्छी इंजीनियरिंग का प्रूफ है। उसी के साथ-साथ कुछ बुरे का प्रूफ है ना कि फ्लाईओवर हमारे हवा में उड़ जा रहे हैं, कुछ फ्लाईओवर बनते ही गिर जा रहे हैं, कुछ फ्लाईओवर जो मुहूर्त मतलब इनोवेशन होने से पहले ही गिर जा रहे हैं। ऐसे फ्लाईओवर को भी थोड़ा सोचना चाहिए। चलो, बनाने वाले जिसने बनाया है, पर एटलीस्ट फ्लाईओवर को इतना सोचना चाहिए कि यार इनोवेशन तक तो रुका रहा है ना? जो मंत्री जी आएंगे इनोवेशन करने के लिए, उस टाइम पे गिर एक आधा मंत्री मरेगा तभी तो लोग जागेंगे। अभी तो नहीं जाग रहे हैं ना, कि लोग मर जा रहे हैं ना बेचारे नीचे आके। एनी हाउ, वो खराब इंजीनियरिंग है, बट अदरवाइज देखेंगे तो वो खराब एग्जांपल जो होते हैं ना बहुत जल्दी सामने आ जाते हैं। अच्छे खासे भी तो है जो पिछले 50,000 और मे बी 200 ईयर से क्या होंगे वहां पे खड़े होंगे। तो वो कंस्ट्रक्शन हमने कर दिया क्रिएटिविटी से। तो इंजीनियरिंग वर्ड का मतलब क्या हो गया? आर्ट और साइंस, जहां पे हम डिजाइन करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, मेंटेन करते हैं किसको? इनोवेटिव सॉल्यूशन सिस्टम एंड मशीन्स को। देखिए, ये तो मतलब हुआ इंजीनियरिंग का। अब यही जो क्लेवरनेस है, जो मशीनरी है, जो आपका इंजीनियरिंग है, इसको आप क्रॉप में यूज करना शुरू कर देंगे, एनिमल हस्बेंड्री में यूज करना शुरू कर देंगे, तो बताओ वो क्या बन जाएगा? ऑब्वियसली, बिकॉज़ अब इंजीनियरिंग जो है वो क्या हो गया? वो हो गया आपका एग्रीकल्चर का पार्ट। आप उसे बोल देंगे एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। सो बिफोर वी स्टार्ट दिस सब्जेक्ट, माइंड में आइडिया रहना चाहिए कि इंजीनियरिंग का मतलब क्या हो गया? इनोवेशन। सिर्फ मशीनरी ही इनोवेशन नहीं है, बहुत सारी फार्म प्रैक्टिसेस भी इनोवेशन हो सकती है। लेकिन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में जाएंगे तो मेनली ये फोकस करेगा उन्हीं फार्म इंप्लीमेंट्स पे या फिर इक्विपमेंट्स पे या फिर मशीनरी से, जिसको हम क्या करते हैं? फार्म में यूज करते हैं। फार्म में आप जो मशीनरी को यूज करते हो तो पावर यूज कर रहे हो ना यार। मैंने पहले आपको बताया था कि पावर चाहे ह्यूमन से जनरेट हो, चाहे एनिमल से, चाहे मशीनरी से, पावर तो पावर ही है ना यार। क्या इस टाइम पे आप जो मेरी क्लास में बैठ के मुझे सुन रहे हो तो क्या आपकी पावर यूज हो रही है? ऑफ कोर्स यस, है ना? जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं कि मेरी पावर यूज हो रही है, ऑफ कोर्स यस। तो मतलब इस प्रोसेस के अंदर हम क्या कर रहे हैं? ह्यूमन पावर को यूज कर रहे हैं। यही मैं तुम्हें बोलूं कि खेत जाओ, वहां पे जाके वीड्स का रिमूव करो, आप खुरपी से लगे हुए हो या फिर स्पेड से लगे हुए हो, ये क्या कर रहे हो? मैनुअल पावर का यूज कर रहे हो। बट इसी काम में आपने एनिमल को यूज कर लिया या आपने मशीन को यूज कर लिया। तो मशीन को हम जब यूज करते हैं ना, तो फिर हम क्या करते हैं? मीजर करते हैं। किसको मीजर करते हैं हम? हमारी पावर को, कि कितनी पावर हम यूज कर रहे हैं। तो इसको मीजर किया जाता है या मीजर किया जाता है किसके अंदर? किलोवाट पर हेक्टेयर के अंदर। किलोवाट पर हेक्टेयर, ये वर्ड आपने शायद सुना सुना सा होगा, बिकॉज़ तुम्हारे घर के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी मीटर लगा हुआ है ना, वो यही होगा। 1 किलोवाट का, 2 का, 3 का, 4 किलोवाट का। बहुत बड़ा घर है तो 8-10 किलोवाट का हो सकता है। यूजुअली 1 2 और 3 किलोवाट, 4 किलोवाट के लगाए जाते हैं। तो किलोवाट का मतलब है पावर कंजम्पशन के बेसिस पे। जब नया घर बनाएंगे तो चेक करने के लिए आते हैं कि यहाँ पे ये लगा है, ये पावर सॉकेट लगा हुआ है, ये यहाँ इतना कैलकुलेट कर लेते हैं कि तुम्हारा इतना लोड बना, उस हिसाब से तुम्हारा मीटर लगाया जाता है। वो तो मीटर की बात होगी। लेकिन खेत में कितनी मशीन यूज कर रहा हूं, तो जितनी ज्यादा पावर यूज कर रहा हूं उतना मशीनरी का यूज बढ़ता जाएगा, और उसमें मीजर हम किसमें करेंगे? किलोवाट पर हेक्टेयर के अंदर। अब मैं अगर आपसे पूछूंगा कि बात करते हैं किलोवाट पर हेक्टेयर के अंदर मशीनरी के यूज या पावर के यूज की, तो सबसे ज्यादा अपने खेतों में कौन सा स्टेट है जो पावर का यूज करता है? अगर मैं डायरेक्टली बोलूं, सीधा सा क्वेश्चन घुमा फिरा के ना बोलूं, तो सीधा सा क्वेश्चन ये है कि कौन सा स्टेट है जिसके यहाँ पे फार्म मैकेनाइजेशन सबसे ज्यादा है? एंड ऑफ कोर्स सबको आंसर पता है। फार्म मैकेनाइजेशन की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा जो फार्म मैकेनाइजेशन है वो कहां पे है? पंजाब में है। हाँ, ये बात तो हमें पहले से पता थी। लेकिन अगर बात करता हूं किसकी, अगर बात करता हूं सबसे ज्यादा इनकम की, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं पर मंथ वाइज अगर बोलेंगे तो सबसे ज्यादा इनकम कौन से स्टेट के फार्मर्स की है? क्या लगता है सबसे ज्यादा? अगर इनकम की बात करेंगे तो जैसा कि मैंने बोला कि मैकेनाइजेशन तो पंजाब स्टेट के अंदर है, लेकिन अगर इनकम की बात करते हैं ना, तो जो इनकम है वो कहां पे है? ऑब्वियसली लेकिन वर्ड से मुझे पता है डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, मैंने इसलिए यूज किया था। लेकिन से कुछ नहीं होने वाला, आंसर फिर से क्या आएगा? पंजाब। बट किसी भाई ने लिख दिया है गुजरात और एपी। मैं ये वाले काम इसलिए करता हूं बिकॉज़ पेपर की लैंग्वेज भी ऐसे ही कंफ्यूज करती है। थोड़ा सा बीच में वर्ड डाल देगी जहां से तुम अपना आंसर पलट दोगे, जैसे दो लोगों ने पलट दिया, जबकि ये दो लोग भी जानते थे, रूपाली और ओमकार। आप जानते थे कि आंसर पंजाब है, लेकिन से क्या मैंने बोला थोड़ी है। तो सबसे ज्यादा इनकम जो है ना वो क्या है? पंजाब के फार्मर्स की है। हाँ, मैं आपको बता दूं 2021 के अंदर एक रिपोर्ट आई थी जहां पे मेघालय नंबर 1 रैंक पे आ गया था। उस टाइम पे कहा गया था कि 30,000 पर मंथ जो है वो मेघालय के फार्मर्स की इनकम है और 29,000 पर मंथ पंजाब के फार्मर्स इनकम है। तो मेघालय वो फर्स्ट रैंक, लेकिन फिर से 2023 की जो रिपोर्ट है वो मेघालय को तो टॉप 5 में भी नहीं डाल रही है, लेकिन 29,000 पर मंथ के साथ जो एवरेज है ना पंजाब के फार्मर्स का, तो इनकम में पंजाब के फार्मर्स जो है वो क्या है? नंबर 1 पे आते हैं।
अब इनकम की बातें क्यों कर रहे हो सर? इंजीनियरिंग की बातें करो। इनकम की बात इसलिए करी बिकॉज़ इनकम आएगी प्रोडक्शन से, प्रोडक्टिविटी से, प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा टाइमली एक्टिविटी से, कब सोइंग करनी है उसी टाइम पे करो, कितना पानी देना है उतना ही दो, कब हार्वेस्टिंग करना है उतना ही करो। अब आप मुझे बताओ, अगर मुझे टाइमली करना है, पता चले कि वेदर का फोरकास्ट आ गया कि 2 दिन बाद मेरे यहाँ बारिश होने वाली है। मैं भी हार्वेस्टिंग 2 दिन बाद ही करने वाला था, पर अगर बारिश होने वाली है और हार्वेस्टिंग में करने ही वाला था, 2 दिन पहले कर लेनी चाहिए बिकॉज़ बारिश और ज़्यादा नुकसान कर देगी। लेकिन कुछ जो मुझे इमीडिएटली करना है कि आज पड़ा और आज के आज ही मुझे करना है, तो बताओ उसके लिए मुझे क्या चाहिए? हाँ, उसके लिए मुझे चाहिए मशीनरी बिकॉज़ मशीनरी होगी तब मैं टाइमली सोइंग, टाइमली हार्वेस्टिंग और टाइमली ऑपरेशन कर पाऊंगा और इसीलिए मशीनरी जो आपके प्रोडक्शन को बढ़ाती है। और इसीलिए आप देखिएंगे, मैंने पंजाब आपसे 2 क्वेश्चन पूछे, तीसरा क्वेश्चन पूछूंगा, फिर से आप सेम आंसर दोगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि वेजिटेबल नहीं, अगर मैं आपसे कहूं कि व्हीट और राइस में प्रोडक्टिविटी जो है वो कौन से स्टेट में ज्यादा है, तो फिर से सेम उत्तर दोगे पंजाब। तो उसके पीछे बहुत सारी रीजन है, पर उसका एक रीजन ये भी है कि यहाँ पे फार्म मैकेनाइजेशन या फिर जो इंजीनियरिंग है वो क्या है, ज्यादा है। क्या ये बात सबको समझ आ गई? हाँ, तो चलो फिर शुरू करते हैं। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का मतलब क्या है? इट इज अ फील्ड ऑफ स्टडी एंड एप्लीकेशन ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड डिजाइन प्रिंसिपल एग्रीकल्चर पर्पस। यदि आपको मैंने बताया था मशीनरी, नए नए इनोवेटिव आइडियाज या फिर डिजाइन करना, उन चीजों को डिजाइन करना जो एग्रीकल्चर के फंक्शनिंग को इजी कर सके, उसको पहले से क्या कर सके, बेहतर बना सके। ओके, अब बात करते हैं सोर्स ऑफ पावर की। सोर्स ऑफ पावर की बात करते हैं तो सबसे पहला और सबसे मेन सोर्स ऑफ पावर माना जाता है ह्यूमन। देखिए, जब हमने एग्रीकल्चर स्टार्ट किया, अगर आप जाएंगे 10,000 बीसी और उससे पहले, तो 10,000 बीसी और उससे पहले जब हमें एग्रीकल्चर का पता ही नहीं था बिकॉज़ हमने एग्रीकल्चर को बाद में किया। उससे पहले एनिमल की रियरिंग करना शुरू कर दिया, एनिमल को पालना हमने शुरू कर दिया। अब एनिमल को पालने की बात करेंगे तो क्या आप मुझे बताएंगे पहला एनिमल कौन सा था जिसको हमने पाला था? फटाफट से लिखिएगा, एग्रीकल्चर में कौन सा एनिमल था जिसको हमने पाला था? ओके, तो थोड़ा सा लैंग्वेज के साथ रहिएगा। अगर तो फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल कहेंगे तो कोई चक्कर नहीं, डॉग ही आएगा। पर मैंने कहा कि एग्रीकल्चर का या एग्रीकल्चर में, सो व्हिच वाज द फर्स्ट एनिमल डोमेस्टिकेटेड इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, नाउ यू कैन नॉट से डॉग बिकॉज़ कुत्ता तो एग्रीकल्चर में नहीं आता, है ना? एग्रीकल्चर में कौन आएगा? गोट, शीप, काऊ और बफेलो। अब इन चारों बोलेंगे तो पहला कौन सा था? यस, है ना? इन चारों बोलेंगे तो फर्स्ट वो शीप, आफ्टर दैट इट वाज गोट और फिर उसके बाद काऊ और बफेलो आएंगे, ठीक है? तो फर्स्ट एनिमल की बात करेंगे तो वो क्या आ गया आपका? शीप आ गया, अदरवाइज वो डॉग आ गया, वो सब लोग पहले से जानते थे। ह्यूमन की बात करेंगे तो एग्रीकल्चर तो स्टार्ट किया ना, तो एग्रीकल्चर के अंदर मेन काम हम ही कर रहे थे, कुछ ऐसे हैवी काम जब आने लगे, जहां प्लाउ चलाने की बात आई, तो हां, फिर हमने प्लाउ को चलाने के लिए एनिमल का यूज किया। लेकिन अगेन जो स्टेशनरी वर्क है और जो माइनर वर्क है उसको कौन करता है? ह्यूमन पावर ही करती है। तो मेजर पावर जो मानी जाती है, प्राइम पावर जो मानी जाती है, ह्यूमन मानी जाती है। ह्यूमन के बाद जो सेकंड पावर मानी जाती है वो ऑब्वियसली आप लोग समझते हैं, बहुत सारे कामों के अंदर एनिमल का यूज भी करते हैं, जैसे प्लोइंग के लिए, हल चलाने के लिए या कार्टिंग के लिए, कुछ खींचने के लिए, है ना, जैसे बैलगाड़ी होती है। तो ट्रांसपोर्टेशन और जो हैवी पर्पसेस वर्क है उनके लिए हम क्या करते हैं? उनके लिए एनिमल्स का यूज करते हैं। उसके बाद आगे आपका क्या? मशीनरी, है ना, जिसे आप मैकेनिकल पावर कह सकते हैं। तो आज अगर आप देखेंगे तो हम भी यही चाहते हैं कि इन दो पावर का यूज कम करके हम ज्यादा यूज किसका करें? हमारी मैकेनिकल पावर का यूज करें। कारण क्या है? कारण यह है कि मैकेनिकल पावर ज्यादा एफिशिएंट है। जैसे मान लो मेरे पास जमीन ज्यादा है, फॉर एग्जांपल अगर 100 एकड़ जमीन मेरे पास है और मैं क्या करता हूं, वहां पे मल्टीपल क्रॉपिंग करता हूं, है ना। मैं थोड़ा बड़ा एग्जांपल लेता हूं, मुझे आंसर बताइएगा चैट के अंदर। मान लेता हूं कि मेरे पास कितनी है, 100 एकड़ ही बोलता हूं, जो पहले बोला, 100 एकड़ जमीन मेरे पास है और 100 एकड़ जमीन के लिए मुझे, मैं क्या करता हूं, मल्टीपल क्रॉपिंग करता हूं। मल्टीपल क्रॉपिंग का मतलब हो गया मैं एक साल के अंदर क्या करता हूं, दो या दो से ज्यादा फसलें लगाता हूं। और जो मेरा एरिया है वो क्या है? इरिगेटेड है। तो जरा बताओ, इरिगेटेड एरिया की बात मैं करूंगा, मल्टीपल क्रॉपिंग कर रहा हूं, 100 एकड़ की जमीन मेरे पास है, तो मुझे कितने एचपी का ट्रैक्टर लेना चाहिए? क्या लगता है? 100 एकड़ जमीन मेरे पास है, कितने एचपी का ट्रैक्टर लूं? कोई तुक्का मार सकता है क्या? एचपी नहीं जानते हो तो बता देता हूं। एचपी का मतलब होता है हॉर्स पावर। 1 एचपी की बात करेंगे तो 1 एचपी जो होता है वो 746 वोल्ट के बराबर होता है। जैसे तुम्हारे घर में बल्ब आते हैं ना, 0 वोल्ट, 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, ऐसे एक जो एचपी होता है ना वो 746 वोल्ट के बराबर होता है। अगर मेरे पास 100 एकड़ जमीन है तो किरण तो कह रही है ना, वो कह रहे 7 एचपी का ट्रैक्टर लेना चाहिए। बढ़िया किरण बहन, मैं हूं राजस्थान से, तेरे को पता है हमारे इधर तो लोग 10-10 एचपी की मोटर लगा लेते हैं पंप को चलाने के लिए, और तो 7 एचपी का ट्रैक्टर दिला लिया मेरे को, है ना। और किरण बहन मुझे ये बताइए 7 एचपी का कौन सा ट्रैक्टर है मार्केट में? मैंने देखा, मैं भी देख के आऊंगा, है ना। तो है इधर हमारे पड़ोस में, बच्चों को बर्थडे पे गिफ्ट करनी है, खेत में तो नहीं चलेगा ये वाला, है ना। सड़कों सड़कों पे मजे लेगा, थोड़ा तो नॉलेज रखिए ना, ये सब ऐसा ना करें। तुक्का मारिए, गलत आंसर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 30 एचपी बोलिए, 40 बोलिए, 50 बोलिए, 60 बोलिए, समझ आता है। बेटे हमारे सिंह 7 एचपी का ट्रैक्टर नहीं होता। 7 एचपी कितना है? 2 3 4 एचपी की तो नॉर्मल मोटर लगाते हैं घर के अंदर। आपने मोटर लगा रखी है ना, जो नीचे से पानी उठाती है, वो भी अपने में 2 से 5 एचपी के बीच की होती है। तो 5 एचपी की तो मोटर लगा दे रहे हैं। मैंने राजस्थान के बोला बिकॉज़ हमारे यहाँ पे वाटर टेबल डाउन है, तो जब ज्यादा डेप्थ में पावरफुल मोटर आपको चाहिए होती है, तो उसके लिए 10 एचपी की मोटर लगा लेते हैं यार, पानी उठाने के लिए 10 एचपी मोटर है किरण बहन। ओके जी, तो बाकी लोग राइट आंसर दे रहे हैं। अगर रिकमेंडेशन के हिसाब से जाऊंगा तो 100 एकड़ का मतलब हो गया क्या? 40 हेक्टेयर। यस, ध्यान रखिएगा, 100 एकड़ को हेक्टेयर में कन्वर्ट करने के लिए 2.5 से डिवाइड कर दीजिए, 40 हेक्टेयर हो गया। और एज पर रिकमेंडेशन मुझे 1.5 हेक्टेयर के लिए 1 एचपी यूज करना चाहिए। ये रिकमेंडेशन है, मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा पेपर पूछा जा सकता है। तो 1.5 हेक्टेयर के लिए मुझे 1 एचपी यूज करना चाहिए। अगर इरिगेटेड कंडीशन के अंदर मल्टीपल क्रॉपिंग कर रहा हूं तो उस रिकमेंडेशन के हिसाब से मुझे ट्रैक्टर लेना चाहिए 30 से 35 एचपी का। वैसे ही गलत है, आप लोग ये सब पढ़ाते हो, किताबों में बोला गया, पेपर में आएगा तो यही आंसर करना पड़ेगा। पर अगर रियलिटी की बात करोगे तो इतने बड़े फील्ड में 30 से 35 एचपी के काम नहीं चलेगा, क्योंकि आजकल हमारी एग्रीकल्चर एडवांस हो गई है। पर रिकमेंडेशन 1980 1990 के टाइम की है, तो किताबों में वही चल रहा है, ऑथेंटिक सोर्स में वही चल रहा है, पढ़ना तो यही पड़ेगा। तो दो बातें याद रख लीजिए। कौन सी दो बातें? अगर आप मोनोक्रॉपिंग करते हैं तो मोनोक्रॉपिंग वाले केस में आपको क्या करना है? एवरी 2 हेक्टेयर के लिए 1 एचपी को यूज करना है। और अगर आप मल्टीपल क्रॉपिंग और इरिगेटेड में है तो उस केस में आपको क्या करना है? 1.5 हेक्टेयर के लिए 1 एचपी को यूज करना है। तो अगर मेरे पास 40 हेक्टेयर जमीन है, 40 हेक्टेयर जमीन में अगर मैंने कहा मेरे पास इरिगेटेड कंडीशन है, मल्टीपल क्रॉपिंग कर रहा हूं, तो आपने रिकमेंडेशन के हिसाब से बोल दिया कितना? 30 से 35। बट सेम बात बोलूं तो चैट में बताओ, अगर मेरे पास 40 हेक्टेयर जमीन है, मोनोक्रॉपिंग करता हूं, तो मुझे कितने एचपी का ट्रैक्टर लेना चाहिए? किरण बहन का वेट करेंगे, देखते हैं वो क्या आंसर देती है। बाकी लोग तो मैं उम्मीद करता हूं कि सही ही बताएंगे। यस, पहले 3 आंसर तो बिल्कुल सही आ गया, उसके अलावा कोई बताएगा? ठीक है, किरण का वेट मैं कर रहा हूं, क्योंकि किरण ने पहले तो 7 एचपी का दिलवाया था। अब की बात है, किरण क्या बोलती है? किरण जी जल्दी करें थोड़ा सा। हाँ गुड, आ गया आंसर, ठीक है जी, किरण ने सही बोल दिया, बाकी सब लोग सही बताएंगे। तो 20 आप लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही। 20 से 25 रुपए का ट्रैक्टर आपको यूज करना पड़ेगा 40 हेक्टेयर के लिए। दिस इज एज पर द रिकमेंडेशन। चलो हम बात कर रहे थे सोर्स ऑफ पावर की, तो सोर्स ऑफ पावर में सबसे पहले बोला गया मोबाइल पावर। हाँ सर, मेरे मोबाइल में बड़ी पावर है, वो वाली पावर नहीं। मोबाइल पावर की बात करेंगे तो मोबाइल रिप्रेजेंट टू मूवेबल, जो यहाँ वहाँ मूव हो सकता है। जैसे आप भी क्या करते हैं, आप अपने मोबाइल को, सेलुलर फोन को, सेल फोन को यहाँ वहाँ ले जाते हैं और उसको मोबाइल कहते हैं, बिकॉज़ वो मोबाइल नहीं है, वो है सेल फोन ही, लेकिन उसे मोबाइल क्यों बोलते हैं? बिकॉज़ दैट टेक्नोलॉजी इज मूवेबल, मोबाइल है वो टेक्नोलॉजी। ऐसा ही इधर हो जाएगा, मोबाइल पावर का मतलब है वेरियस सोर्स ऑफ मोबाइल पावर जिन्हें यहाँ वहाँ मूव कर सकता है। और ह्यूमन पावर है, एनिमल पावर है, या फिर वो अपने आप में कैसी है? मैकेनिकल पावर। ह्यूमन पावर की बात करेंगे तो हाँ, इसकी बात भी कर लेते हैं। क्या बात कर लेते हैं? अगर मैं ह्यूमन पावर की बात करूं, जैसे आप एक ह्यूमन है, अगर आप एक तगड़े इंसान है तो आप भी तो पावर जनरेट कर सकते हैं। तो ट्रैक्टर वाले केस आपने बताया कि 20 एचपी का, 30 एचपी का, 40 50 60 100, है ना, ऐसे अलग अलग ट्रैक्टर आते हैं। आपकी बात करता हूं, आप भी तो पावरफुल है। हाँ, ट्रैक्टर जितने पावरफुल नहीं है, बट आप भी तो कुछ पावर जनरेट कर सकते हैं ना। तो अगर आप मुझे चैट में बताना चाहते हैं तो आप मुझे वोट के अंदर आंसर लिख के बताइएगा
कि एक ह्यूमन की बात करता हूं तो वो कितने वोट की पावर जनरेट कर सकता है, बिकॉज मुझे पता है आपने फटाफट से 0.1 एचपी लिख दिया होगा, लेकिन मैं 0.1 एचपी पूछ ही नहीं रहा, मैं आपसे पूछ रहा हूं वोट के अंदर, तो हाँ मुझे वोट के अंदर आंसर सही मिल गया है। राहुल कह रहा है 746 वोट, बेटा 746 वोट तो 1 एचपी के अंदर होते हैं, एक ह्यूमन 0.1 एचपी का है, तो उस हिसाब से जाएंगे तो 74.6 आएगा आंसर, लेकिन आप उसे राउंड ऑफ कर सकते हैं तो कितना आ जाएगा ये 75 वोट। तो ह्यूमन जो है वो 0.1 एचपी या फिर 75 वोट की एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है। इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है, क्योंकि 1 एचपी के बराबर क्या होता है, 1 एचपी जो है वो बराबर होता है 746 वोट के। ये तो क्या ह्यूमन की बात जो 0.1 एचपी या फिर 75 वोट्स का है। अगर बात करते हैं किसकी, एनिमल की, आपको क्या लगता है एनिमल जो है वो कितने वोट की एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है? एनिमल के वोट में जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा, बिकॉज़ 746 का आधा करना पड़ेगा, 350 वो हो गए और 20 वो 370 हो गए और 3 और जोड़ दो 373 आएगा क्या? हाँ बिल्कुल। तो अगर बात करते हैं एक एनिमल की, तो एक एनिमल जो है वो क्या कर सकता है, एक एनिमल जो है वो जनरेट कर सकता है 0.5 एचपी की पावर। अब 0.5 एचपी को अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 373 वोट आ जाएगा। तो 373 वोट कह दीजिए या फिर 0.5 एचपी कह दीजिए, लेकिन आपसे अगर एक एनिमल ना कह के यहाँ पे वर्ड ऐड कर दे वन पेयर ऑफ बुलोक या फिर वन पेयर ऑफ एनिमल, तो पेयर का मतलब आपको पता ही है ना, वो क्या हो जाएगा, 2 से गुना हो जाएगा। तो वन पेयर ऑफ एनिमल जो है वो कितना जनरेट कर सकता है, वो 1 एचपी जनरेट कर सकता है। ठीक है जी, ओके आगे बढ़ेंगे तो यहाँ तक आपको ये वाली बात समझ आ गई है कि वो क्या करेगा, 1 एचपी की पावर को जनरेट करेगा। अगर वो पेयर में है तो सिंगल बोलेंगे तो 0.5 एचपी की पावर को जनरेट करेगा। ठीक है, इसीलिए हम लोग करते हैं जब गली में जा रहे होते हैं, सामने खड़ा हो तो हमने इंजीनियरिंग पढ़ा होता है कि आप है 0.1 एचपी पावर वाले, वो है 0.5 एचपी की पावर वाला, तो लॉजिकल सी बात है आप ही को साइड में हटना चाहिए, बिकॉज़ वो ज्यादा पावर वाला है। लेकिन हम अगर 5 मिलके जा रहे हो और हाथ में हो हमारे को, तो हमें देख के हट जाता है, क्योंकि इंजीनियरिंग उसकी भी स्ट्रांग है कि अब 0.1 into 5 वाले आ गए तो 0.5 हो गया, मुकाबला बराबर है, वो साइड हट जाएगा, बोला नहीं यार मुझे नहीं करना ये सब। चलिए जी, तो फर्स्ट ह्यूमन पावर आ गया। ह्यूमन पावर इज द मेन सोर्स ऑफ ऑपरेटिंग स्मॉल इंप्लीमेंट एंड टूल। जैसे यार सीधी सी बात है, ये पेन भी तो क्या है, ये टूल ही तो है। टूल जानते हैं ना, वो आपने 3D में देखा था ना, वो कहता है क्या होता है, वैसे जिप को ऊपर नीचे कर दो, जो किसी काम को आसान बनाए, वैसे ऐसे है ना मशीन है, तो टूल तो कुछ भी हो सकता है ना, जो आपके काम को क्या करे इजी बनाए, तो ये भी तो टूल है ना यार। अब तुम्हें क्या लगता है इस पेन को मैं चलाने के लिए कौन सी पावर यूज कर रहा हूं, ह्यूमन पावर? तो क्या करूं, इसके लिए एनिमल ले आऊंगा, बोला बैल रखा है यहाँ पे, सर ये क्या बोला लिखेगा मेरी जगह पे, नहीं ना, क्योंकि ये स्मॉल वर्क है अपने आप में। तो जो छोटे काम होते हैं उनको करने के लिए, टूल को चलाने के लिए जो मेन हमारे पास पावर का सोर्स है वो कौन है, ह्यूमन पावर। जैसे तुम पेन चला रहे हो ना, तो क्या लगता है पेन चलाने के लिए मशीन लेना चाहोगे क्या, बोले तुम्हारे बैठ के नोट्स बनाएगी, नहीं करेंगे, मैं सभी को तो छोटा काम है। तो छोटे काम के लिए हम ह्यूमन पावर को यूज करते हैं। छोटे काम के साथ स्टेशनरी वर्क, ये स्टेशनरी वर्क क्या होता है, तो स्टेशनरी आपको पता है ना सर, वो जहां किताबें मिलती हैं वो स्टेशनरी। स्टेशनरी मतलब जिस काम को एक जगह पे खड़े रह के किया जा सके, जैसे तो टीचिंग है, तो टीचिंग वाले केस में थोड़ा हिलना पड़ता है, बिकॉज़ यहाँ लिखना भी आपको समझाना भी है तो हिलना पड़ता है। अदरवाइज इफ यू आर अ स्पीकर, तो एक स्पीकर के लिए ऐसा माना जाता है कि स्पीकर जो एक जगह पे स्टेबल है। आप देखिएगा जब बड़ी-बड़ी स्टेज बनती हैं, वो स्टेज नहीं जो छोटी-मोटी, जो बड़ी लग्जरी स्टेज बनती है, वहां पे जो स्पीकर लोग आते हैं वो एक ही जगह पे खड़े रहेंगे, मूव नहीं करते, वो इधर आगे, बिकॉज़ दे वांट टू मेंटेन द आई कांटेक्ट, तो एक ही जगह पे खड़े रहेंगे आपके सामने। ऐसा इसलिए बोल रहा हूं, स्टेशनरी वर्क हो गया। तो जो एक जगह पे खड़े रह के किया जा सकता है वो स्टेशनरी वर्क है। जैसे सबसे पहले बोला चाफ कटिंग, यस नो लिख के बताना क्या आपने ये वाला काम किया हुआ है। घर के अंदर जिनके पशुओं के घर में चाफ कटिंग मशीन भी होती है, या तो उसके साथ हमने इंजन लगा रखा होता है, नहीं लगा रखा तो भाई फिर हैंडल लगा होता है, उस हैंडल को पिताजी पकड़वा देते हैं, उधर से वो चारा डालते जाते हैं, इधर से तो पकड़ के यूं घुमाते घुमाते और वो उसे काटता जाता है। कि आप लोगों ने किया तो आपने क्या है ना, मतलब ह्यूमन पावर से हुआ है। तो चाफ कटिंग जो है वो क्या हो गया, ह्यूमन पावर नहीं यूज होगा। लिफ्टिंग वाटर है ना, लिफ्टिंग वाटर में पानी को उठाना, आजकल तो चीजें बदल गई हैं, मोटर आ गई हैं, पर पहले कुएं में से जब पानी निकाला जाता था तो हाथों से तो निकालते थे। तभी तो आपने सुना वो करत करता बिहार जड़मती होए सुदान रसी आवाज जावत से सिल पर पड़े निशान, पत्थर पे निशान पड़ जाते हैं ना, तो हाथ से ऐसे तो खींचा जा रहा है। तो लिफ्टिंग वाटर में इसका यूज हो रहा है। थ्रेशिंग, थ्रेशिंग क्या होता है, सर पिटाई करना किसकी, आपकी जो पढ़ते नहीं हो, चलो आपकी नहीं करेंगे, पर जब हम क्या करते हैं हार्वेस्ट कर लेते हैं, है ना, हार्वेस्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, हार्वेस्ट करने के बाद सपोज जैसे एग्जांपल लेते हैं, मैंने पैडी को हार्वेस्ट कर लिया, उसके बंडल बना लिया, अब बंडल को यूं पकड़ा, अगर मैं ड्रम के ऊपर यूं मार रहा हूं उसे, तो बताओ ड्रम के ऊपर मारने पर क्या होगा, उसके अंदर से ग्रेन अलग हो जाएंगे। उसी प्रोसेस को तो क्या कहा जाता है, थ्रेशिंग। तो मैंने तो ग्रेन को अलग किया ना, तो जब मैंने ही ग्रेन को अलग किया भाई लोगों, तो वो क्या हो गया, ह्यूमन पावर यूज हो गया उसमें। उसके बाद आ गया विनोइंग। विनोइंग क्या होता है, थ्रेशिंग करने के बाद जो थोड़ा बहुत कचरा रह जाता है, जो चाफ रह जाता है किसके अंदर, जो चाफ रह जाता है आपका ग्रेन के अंदर, उसको रिमूव करने के प्रोसेस को विनोइंग कहा जाता है। किसी को समझ ना आया हो तो प्लीज पूछ लेना कि थ्रेशिंग और विनोइंग में क्या फर्क है। थ्रेशिंग का मतलब होता है मदर प्लांट से ग्रेन को अलग करना, मतलब पौधे में से दाने निकालना, वो क्या हो गया, वो थ्रेशिंग हो गया। लेकिन उस दाने के अंदर जो चाफ आ गया, थोड़ा वो जो कचरा आ गया, तो चाफ क्लीनिंग की जो प्रोसेस है उसको विनोइंग कहा जाता है। ये भी ह्यूमन पावर से हम कर रहे हैं। तो ये सारे के सारे मैनुअल लेबर करती है, उस मैनुअल लेबर के अंदर ह्यूमन पावर लगती है। ये हमने पहले डिस्कस कर लिया कि ह्यूमन जो है वो 0.1 एचपी यानी कि 75 वोट की एनर्जी पैदा कर सकता है। क्या समझ आ गया सब लोगों को? ओके, ह्यूमन पावर क्लियर है, एनिमल पावर भी क्लियर है। सिर्फ एक ही पॉइंट याद करना, 0.5 एचपी वाला पेयर बोल दो -p और कुछ भी नहीं है। सो इसके अंदर बोला गया ड्रोट एनिमल, तो इसमें तो कोई तुम्हें दिक्कत नहीं है, बिकॉज़ तुमने एनिमल हस्बेंड्री के अंदर पढ़ा हुआ है कि ड्रोट एनिमल या फिर ड्राफ्ट एनिमल की बात करेंगे तो यहाँ पे उन एनिमल को यूज किया जाता है जो एनिमल किस काम के लिए होते हैं, जो एनिमल बने होते हैं वर्क पर्पस के लिए, है ना, वर्क पर्पस के लिए बने तो उनको हम यूज करेंगे। तो बोला गया अब वर्किंग एनिमल और ड्रोट एनिमल इज एन एनिमल यूजुअली डोमेस्टिकेटेड, उनको पाला जाता है, दैट इज केप्ट बाय ह्यूमंस एंड ट्रेन्ड टू परफॉर्म टास्क। पशु को रखा तो इंसानों ने होता है, लेकिन वो ट्रेन कर दिए जाते हैं किसी टास्क को क्या करने के लिए जी, किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए उन्हें रखा जाता है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। आगे बोला गया अगर बात करते हैं एवरेज फोर्स की, एवरेज फोर्स अ ड्राफ्ट एनिमल कैन एक्सर्ट, एक जो ड्राफ्ट एनिमल होता है वो कितनी फोर्स एक्सर्ट कर सकता है। तो अगर एनिमल की बात करेंगे तो वो अपने बॉडी वेट का 1/10, वो 0.5 एचपी तो आपने याद कर लिया है ना, लेकिन अगर बॉडी वेट के साथ जाएंगे तो अपने बॉडी वेट का कितना, अपने बॉडी वेट का 1/10 वो क्या कर सकता है, पावर को जनरेट कर सकता है। उसके अलावा एचपी में जाएंगे तो एचपी के अंदर भी आपने पढ़ लिया, क्या पढ़ लिया, एचपी में जाऊंगा तो एचपी के अंदर वो कितना जनरेट कर सकते हैं, ऑब्वियसली 0.5 एचपी जनरेट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट में आ गया इन केस ऑफ एग्रीकल्चर ड्रोट एनिमल इज अ स्ट्रॉन्ग वर्किंग एनिमल यूज्ड टू ड्रॉ अ लोड, मतलब गाड़ी वाड़ी खींचने के लिए या फिर प्लाव को खींचने के लिए, जैसे कैटल बोला गया। अब कैटल आया तो मुझे बता दो, अगर आपको मैं ऑप्शन दूं कि इंडिया में से कोई भी ब्रीड तुम ले सकते हो इस काम के लिए, बताओ कैटल की कौन सी ब्रीड लेना चाहोगे। सर साहिवाल, हाँ बिल्कुल सही बोला तुमने, नहीं सर साहिवाल रेड सिंधी, अच्छा ये भी सही है सर, नहीं नहीं दोनों ले लेते हैं, अच्छा राठी ले लो सर, ये चारों उत्तर ही गलत है, बिकॉज़ मैं बात कर रहा हूं किसकी, ड्राफ्ट या ड्रोट एनिमल की। तो ड्राफ्ट और ड्रोट वाले केस में नहीं, ड्राफ्ट और ड्रोट वाले केस में आपको 3 नाम बोलने चाहिए। अगर राजस्थान से तो नागौरी बोल सकते हैं, नहीं तो अमृत महल या फिर हल्लीकर का नाम ले सकते हैं, है ना। शक्तिमान ने हरियाणा कह दिया, शक्तिमान बेस्ट डुअल पर्पस ब्रीड हरियाणा है, वो ड्रोट में नहीं आती है, तो अमृत महल या फिर आप कह सकते हैं हल्लीकर या फिर नागौर से आपकी नागौरी, जो अपने आप में तीनों ही क्या है, ये बेस्ट ड्रोट पर्पस ब्रीड होती है। चलो एनिमल को यूज कर लिया, एनिमल की बात किस पे आ जाते हैं, मैकेनिकल पावर पे आ जाते हैं। तो मैकेनिकल पावर की अगर बात करते हैं तो मैकेनिकल पावर में क्या होगा जी, मैकेनिकल पावर की बात करते हैं। मैकेनिकल पावर वाले केस में क्या होगा, यहाँ पे मशीनरी का यूज किया जाएगा। आप देखते हैं ना खेतों के अंदर बहुत सारी मशीन्स को यूज किया जाता है, फिर चाहे वो ट्रैक्टर हो, रोटावेटर हो, थ्रेशर हो, कंबाइन हार्वेस्टर हो, ट्रांसप्लांटर हो, वीडर हो, स्प्रेयर हो, सीडर हो, किसी भी तरह के इंप्लीमेंट है वो अपने आप में मैकेनिकल पावर है। आप सोचोगे सर आपने कहा कि रोटावेटर हो, रोटावेटर को तो चलाना पड़ता है, वो खुद तो पावर प्रोड्यूस नहीं करता, बिल्कुल ठीक हो जाओ। रोटावेटर खुद पावर प्रोड्यूस नहीं करता, तो रोटावेटर को चलाने के लिए करना पड़ता है ट्रैक्टर से अटैच करना पड़ता है, तो पावर कौन जनरेट कर रहा है, ट्रैक्टर जनरेट कर रहा है। तो दो तरह की मशीनरी होती है, कौन से दो तरह की, आराम से सुनिएगा बात को, समझ आ जाएगा सबको, आसान है लेकिन काम का है। दो तरह की मशीनरी होती है, एक मशीन होती है सेल्फ प्रोपेल्ड मशीन कहा जाता है, क्या कहा जाता है, सेल्फ प्रोपेल्ड। एक होती है ट्रैक्टर माउंटेड। क्या फर्क होता है जिनमें, फर्क समझाने के लिए आप मुझे बताओ, ट्रैक्टर माउंटेड मैंने बोला, माउंटेड का मतलब क्या होता है, बिकॉज़ आपने
ऑलरेडी माउंट वर्ड एनिमल हस्बेंड्री के अंदर भी पढ़ा हुआ है। तो ट्रैक्टर माउंटेड की बात अगर हम करेंगे तो माउंट का मतलब क्या होता है, प्लीज बताइए। ओके जी। हाँ, माउंट का मतलब हाँ, बिल्कुल डिपेंड कह दिया, किसी ने अटैच कह दिया, जुड़ा हुआ कह दिया, ठीक है, कोई भी वर्ड यूज़ कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ट्रैक्टर माउंटेड का मतलब क्या होता है, जो ट्रैक्टर से जुड़ा हुआ होता है, जो ट्रैक्टर से जुड़ के चलता है, वो ट्रैक्टर माउंटेड है। जैसे अभी जिसका नाम ही ले लेते हैं हम, रोटावेटर। अब बताओ रोटावेटर ट्रैक्टर माउंटेड है कि नहीं है? बिल्कुल है यार, है ना, क्योंकि रोटावेटर जो है वो क्या है, वो ट्रैक्टर से माउंट होके चलता है। तो रोटावेटर अपने आप में क्या हो गया, ट्रैक्टर माउंटेड हो गया। रोटावेटर के अलावा किसी भी तरह के प्लाऊ की बात कर लो, कोई भी प्लाऊ, एमपी प्लाऊ है, डिस्क प्लाऊ है, चिज़ल प्लाऊ है, सब सॉइल प्लाऊ है, सारे के सारे प्लाऊ ट्रैक्टर से जुड़ते हैं और ट्रैक्टर से जुड़ के वो चलते हैं, तो सब के सब क्या हो गए, ट्रैक्टर माउंटेड इंप्लीमेंट हो गए। आज की क्लास के बाद चेक करना जाके और देखना ये जो माउंट होते हैं ये कहां से होते हैं, तो पता चलेगा कि सर 3 अलग-अलग पॉइंट होते हैं, आपको उनको तीनों पॉइंट को कनेक्ट करना पड़ता है, जिसे 3 पॉइंट हिच लिंकेज कहा जाता है। तो याद रखिएगा वो इंप्लीमेंट जो 3 पॉइंट हिच लिंकेज के साथ अटैच हो जाते हैं उनको ट्रैक्टर माउंटेड इंप्लीमेंट कहा जाता है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको 2 हिचिंग पॉइंट नीचे दिखेंगे, एक सेंटर में ऊपर की साइड दिखेगा। तो 1 2 एंड 3, 2 नीचे एक ऊपर हो गया, 3 पॉइंट हिच लिंकेज से अटैच होते हैं। मेरे कहने पर नहीं समझ पाओगे, देख के समझ आएगा। तो एक इंप्लीमेंट को जुड़ता हुआ देख लेना, अपने आप कांसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये तो हो गया ट्रैक्टर माउंटेड। लेकिन सर सेल्फ प्रोपेल्ड क्या होता है? सर सेल्फ से मतलब तो समझ आ रहा है, खुद खुद का मतलब कैसा, खुद ही चलेगी मशीन? हाँ बिल्कुल चलेगी। सर एग्जांपल दो कोई, देखो ट्रैक्टर माउंटेड का मतलब ट्रैक्टर से जुड़े हुए हैं। अब कुछ ऐसा सोचो जिसको ट्रैक्टर की जरूरत नहीं पड़ती पर अपने आप खेत में चल सकता है, कोई एग्जांपल दे सकते हो क्या, जिसको ट्रैक्टर की जरूरत ना पड़े वो अपने आप खेत में काम कर सके? सर ऐसा कुछ दिमाग में नहीं आ रहा। अरे कंबाइन हार्वेस्टर, क्या कंबाइन को आप लोग क्या करते हो, ट्रैक्टर से जोड़ के चलाते हो क्या? नहीं ना। तो जो कंबाइन अपने आप में वो क्या है, वो सेल्फ प्रोपेल्ड है। उसके अलावा जो पावर टिलर्स आते हैं आजकल क्या होते हैं मैं दिखाता हूं, जिनको नहीं पता वैसे पता होना चाहिए, बिकॉज़ मार्केट में बड़ी चर्चा है इनकी। पावर टिलर जो होते हैं ये भी अपनी मशीन खुद लेके आते हैं, अपना खुद का इंजन इनके पास होता है ना, वो क्या होते हैं, वो भी सेल्फ प्रोपेल्ड होते हैं। ऐसे ही कुछ हमारे ट्रांसप्लांटर आते हैं, उनके अंदर खुद का इंजन लगा होता है, तो वो क्या होते हैं, सेल्फ प्रोपेल्ड ही होते हैं। यस, किसी ने कहा है राइस ट्रांसप्लांटर, आपने बिल्कुल एकदम करेक्ट बात बोली है जी। तो चलिए अब एक काम करते हैं, मैं आपको दिखा देता हूं तो आप एकदम से क्लियर हो जाएंगे। मैं आपको कंबाइन दिखाऊंगा और आप देखिए कंबाइन खुद ही दो तरह की है, एक ट्रैक्टर माउंटेड है और दूसरी सेल्फ प्रोपेल्ड है। तो देखिए जरा मैंने यहाँ पे क्या लिखा, ट्रैक्टर माउंटेड कंबाइन हार्वेस्टर, और यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ सेल्फ प्रोपेल्ड कंबाइन हार्वेस्टर। ये लीजिए, तो आराम से देखिएगा सेल्फ प्रोपेल्ड का मतलब खुद चलती है। तो क्या आपको ये फोटो दिख रही है? हाँ सर अच्छे से दिख रही है, कोई बात नहीं। अभी ये देखो, फिर उस पे आऊंगा। आप इसमें देख के मुझे यस नो लिख के बताओ, क्या इस कंबाइन के अंदर आपको दिख रहा है सर, क्या इसको ट्रैक्टर के साथ जोड़ा गया है? देखो ऊपर उसके ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर को उसके अंदर परमानेंटली माउंट कर दिया गया, ट्रैक्टर इसको चलाएगा। तो ट्रैक्टर चलाएगा तो ट्रैक्टर माउंटेड, ट्रैक्टर दिख रहा है कि नहीं? हाँ। लेकिन क्या यहाँ पे ट्रैक्टर दिख रहा है क्या? नहीं जी नहीं। तो इसमें इसका खुद का इंजन है, तो इसे कहा जाएगा सेल्फ प्रोपेल्ड कंबाइन हार्वेस्टर और इसे कहा जाएगा ट्रैक्टर माउंटेड कंबाइन हार्वेस्टर। क्या बात समझ आई कि सेल्फ प्रोपेल्ड क्या होते हैं और ट्रैक्टर माउंटेड क्या होते हैं? समझ आ गई है? तो आलसी लोग क्या करें, हाथ उठाएं और यस लिख दें ताकि मुझे पता चल जाए कि आपको समझ आ रहा है। आलसी लोग ये बाकी तो लिख ही देते हैं, उनको कहने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे इसने कहा कि अच्छा इसको पढ़ने से पहले एक बात और कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? ठीक है जी, यस आपने कह दिया। एक बात और कर लेते हैं, एग्रीकल्चर की बात करते हैं। मैं अगर एग्जांपल लेना चाहूं, हमें फ्यूल का रेट कम करना है, किसी एक फ्यूल का, मान लो आपके पास पावर है और आप फार्मर्स का भला करना है, उनका वेलफेयर करना चाहते हैं, किसी एक फ्यूल का प्राइस आप कम कर सकते हैं। कौन से फ्यूल का प्राइस आप कम करेंगे? है ना, गैसेस भी आते हैं, जैसे सीएनजी हो गई, एलपीजी हो गई जो हर घर में यूज होती है, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, केरोसिन हो गया, आप किसका रेट कम करेंगे अगर आपको फार्मर के लिए कुछ करना है? तो आंसर आप लोगों ने लिख दिया है क्या? डीजल। बट व्हाई डीजल? पेट्रोल क्यों नहीं लिखा आप लोगों ने? वो इसलिए नहीं लिखा बिकॉज़ पेट्रोल की बात करेंगे तो पेट्रोल को लाइट व्हीकल में यूज किया जाता है। सर जो रोशनी पैदा करते हैं, लाइट का मतलब हल्के व्हीकल जो है, जैसे बाइक हो गई, कार हो गई, हल्के हैं। लेकिन ट्रक हुआ, बस हुआ, कंबाइन हार्वेस्टर हुआ, ट्रैक्टर ये हैवी है। तो हैवी जो मशीनरी है ना, उसके अंदर क्या किया जाता है, हैवी मशीनरी के अंदर यूज किया जाता है पेट्रोल को। इसको मैंने गलत बोल दिया, हैवी मशीनरी की जब बात करेंगे तो वहां पे क्या किया जाता है, वहां पे यूज किया जाता है डीजल को। और अगर लाइट मशीनरी की बात करेंगे जिसको छोटे-मोटे काम के लिए बनाया गया है, तो वहाँ पे यूज़ किया जाता है पेट्रोल को। अब जैसे बात करते हैं बाइक की, तो बाइक अपने आप में क्या है? बाइक तो अपने आप मोटरसाइकिल जो है लाइट व्हीकल ही है, तो बाइक हमेशा पेट्रोल से चलने वाली आती है। लेकिन कार अपने आप में मीडियम टाइप का व्हीकल है। कार को आप हैवी भी कह सकते हो, बड़ी कारें ऑफ-रोडिंग के लिए बनी है वो हैवी होती है ना? छोटी-मोटी कारें भी होती है, तो आप इसको मीडियम ले सकते हो। इसीलिए कार जब लेने जाते हो ना, तो कार में आपको ऑप्शन मिल जाता है कि आपको किस तरह का इंजन चाहिए, डीजल से चलने वाला है, पेट्रोल से। बोला ऐसा होता है कि नहीं, डीजल कार भी आती है, पेट्रोल कार भी आती है। डीजल कार थोड़ी-सी महंगी होती है, पेट्रोल कार थोड़ी-सी सस्ती होती है। ओके, ठीक है। उसके बाद डीजल की बात करेंगे, जैसा कि मैंने बताया ये हैवी मशीनरी के लिए बना है। ऐसा क्यों है सर? हैवी के लिए ऐसा क्यों बना? ध्यान से मेरी बात सुन लीजिएगा। देखिए, पहला तो ये कि आपको सबको पता है कि डीजल या पेट्रोल डालने पर गाड़ी चलती है। क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि डीजल या पेट्रोल डालने पर गाड़ी चलती कैसे है? पानी डाल दो, क्या पानी से नहीं चलेगी? कभी डाल के देख लेना। पर अगर डीजल डालने से गाड़ी चल जाती है, कुछ ऐसा है कि गाड़ी को लिक्विड ही चाहिए, तो लिक्विड तो पानी भी है, लिक्विड तो केरोसिन भी है, तो मिट्टी का तेल है, केरोसिन डालो उससे चल जानी चाहिए, बट ऐसा तो नहीं होता। इसका कारण क्या होता है? अच्छा, इसके कारण को समझने के लिए क्या करते हैं, एक सिलेंडर को लेते हैं। सिलेंडर समझते हो? सिलेंडर मतलब जो अंदर से थोड़ा खोखला है, खाली है, तो ये बोतल भी तो अपने आप में सिलेंडर ही है कि नहीं है भाई? है ना? अंदर से तो खाली है, मैंने पानी भर रखा है अलग बात है, बट इसे सिलेंडर मान लेते हैं एक बार के लिए। अब क्या करते हैं, इसके अंदर पानी नहीं डालते, इसके अंदर पेट्रोल डालते हैं। ठीक है, क्या डालेंगे इसके अंदर? इसके अंदर पेट्रोल डालेंगे। अच्छा ठीक है, ओके। आराम से सुनिएगा। देखो वैसे तो मैं जल्दी बढ़ाना चाहता हूँ बिकॉज़ आप लोग का एग्जाम आने वाला है, तो मैं जल्दी बढ़ाऊँगा तो आप लोगों को समय नहीं आएगा, मुझे स्लो स्लो चलना पड़ेगा। तो पहला किसी ने लिख दिया कि सर पार्ट्स को चिकना बनाना होता है इसलिए, है ना? तो मैं आपको बता दूँ, पहली चीज़ क्लियर रखना कि जब आपका इंजन जो है, आपका जो व्हीकल है उसके अंदर एक नहीं दो तरह के फ्यूल डाले जाते हैं। एक फ्यूल वो होता है जो उसे चलाता है, जिसमें डीजल और पेट्रोल आता है। लेकिन एक फ्यूल होता है जिसे आप मोबिल ऑयल या फिर आप उसे लुब्रिकेंट कह दो, जो चिकना तेल होता है। तो चिकना तेल अलग कॉन्सेप्ट है, राइट? वो इंजन के अंदर क्या करेगा, वो उसके अंदर क्या करेगा, इंजन के अंदर लुब्रिकेशन करके उसके फंक्शनिंग को स्मूथ बनाएगा, चिकना कर देगा, अच्छे से चलाएगा। जैसे उदाहरण के लिए सब लोग अपने अपने हाथ उठाओ और हाथों को ऐसे करना शुरू कर दो, करिए सारे लोग, और ये मानिए कि तुम्हारे हाथ जो है वो लोहे के बने हुए हैं, आयरन के बने हुए हैं। अब गाड़ियां तो लगातार चलती है, मान लो गाड़ी को चलने के लिए कंपोनेंट ऐसे करना होगा, तेरे से मत बनिए, है ना? ऐसे अगर ये लोहे के हाथ बने तो अब सोचो आराम से क्या होगा तुम्हारे हाथों के साथ अगर पूरा टाइम ऐसे करना पड़े तो अब तो हाथों घिस जाएंगे, क्योंकि पूरा टाइम ऐसे करना बने भी इसके लोहे के। तो ऐसे ही इंजन के कंपोनेंट बनते तो आयरन के हैं, है ना? और कंपोनेंट पूरा टाइम ऐसे करेंगे तो खत्म हो जाएंगे। अब अगर ये काम करो, वैसलीन तो यूज करते हो सारे लोग। अब जरा अपने हाथों बहुत सारी वैसलीन लगा लो, लगा लिया, इमेजिन कर लो। अब दोबारा से करके देखो, क्या वैसा फील आ रहा है? नहीं आ रहा। अब फ्रिक्शन लॉसेस क्या हो गया, कम हो गया। क्यों कम हो गया फ्रिक्शन लॉसेस? बिकॉज़ अब आपने बीच में लुब्रिकेंट डाल दिया है। तो इंजन के कंपोनेंट घिस ना जाए इसलिए हम क्या करते हैं, उसके अंदर एक गाढ़ा चिकना तेल डालते हैं। आप जब नौकरी लग जाएंगे और गाड़ी लेंगे ना, तो आपकी गाड़ी 6 महीने साल के बाद सर्विस के लिए जाएगी। तो सर्विस में कुछ और हो ना हो, लेकिन वो ऑयल जरूर चेंज करते हैं। कि कौन सा ऑयल चेंज करते हैं? डीजल के पेट्रोल नहीं, वो तो अलग ऑयल है। वो इंजन ऑयल को चेंज करते हैं, जो गाढ़ा चिकना तेल होता है, जो इंजन के कंपोनेंट को क्या करता है, स्मूथ रखता है, फ्रिक्शन को कम करता है। फ्रिक्शन का घर्षण, ये तो पहले करते फ्रिक्शन ही था, लेकिन वैसलीन लगाने के बाद जब क्या, तो फ्रिक्शन क्या कम हो गया, तो घिसावट जो होगी, वियर एंड टियर वो क्या कम हो जाएगा। तो एक बात तो सबको समझ आ गई कि जो मोबिल ऑयल आप जिसे बोलते हो या फिर आप जिसे लुब्रिकेंट कहते हो, गाढ़ा चिकना तेल कहते हो, वो इंजन में एक ही बार डलता है, फिर 6 महीने साल के बाद वो चेंज होता है, क्योंकि वो चल चले घिस घिस काला पड़ जाता है, फिर उसे बदलना पड़ता है। ये बात तो क्लियर हो गई। अब इधर अगर बात करें
डीजल पेट्रोल की। तो डीजल पेट्रोल काला वाला नहीं, तो डीजल पेट्रोल खत्म हो जाता है, आप डलवाएंगे, टंकी भरेंगे, फिर वो खाली होगा, फिर दोबारा डलवाइए, फिर दोबारा डलवाइए। तो अब क्या कहते हैं, डीजल और पेट्रोल वाले केस में आ जाते हैं। तो डीजल और पेट्रोल कैसे काम करता है, देखो ये मेरा सिलेंडर है, समझने के लिए बोल देते हैं। अब सिलेंडर की बात करेंगे तो आपने ऐसा जरूर सुना होगा, है ना, कि गाड़ी जो 3 सिलेंडर है, 4 सिलेंडर है, सुना कैसा आप लोगों ने? नहीं सुना, मैं आपको भी सुनाता हूं। ये देखिए, मुझे मान लेते हैं गाड़ी लेनी है, नई गाड़ी लेनी है, सब मेरे को लेनी है, आप भी तो लेंगे, आपका भी टाइम है, तो आपको दिलवाते हैं। एक नई गाड़ी लेनी है, नई गाड़ी आप किस तरीके से लेंगे, आपकी प्रेफरेंस क्या होगी, गाड़ी कैसी लीजिए? सर मैं तो कलर के साथ चलूंगा, सर गाड़ी तो काली लेंगे, सर ब्लैक कलर की लेंगे, ब्लैक स्कॉर्पियो। ऐसा नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, जब कार लेते हैं तो हम कार की लुक के साथ जाते हैं। आप देखिए ब्लैक स्कॉर्पियो लोग क्यों प्रेफर कर रहे हैं, जो लेना चाहते हैं उसकी लुक के साथ चले जाते हैं, बिकॉज़ उसको लोग अलग-अलग पर्सनैलिटी के साथ एसोसिएट कर लेते हैं। थार को देखिए, तो आपको जब भी कोई गाड़ी लेनी है, चाहे वो टू व्हीलर है, फोर व्हीलर, आपको गाड़ी लेनी है इंजन के बेस पे, बिकॉज़ इंजन परफॉर्म करेगा। गाड़ी ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि दिखती कैसी है, इंपॉर्टेंट ये है गाड़ी के अंदर लगा क्या हुआ है, इंजन इज इंपॉर्टेंट, राइट? तो मान लेते हैं कि आपने सेलेक्ट किया कि आपको गाड़ी लेनी है महिंद्रा की, बट स्कॉर्पियो नहीं लेते, आपको दिलाते हैं महिंद्रा की बोलेरो। आप बोलेंगे ऐसा क्यों? कारण ये कि महिंद्रा की जो बोलेरो है वो रिसेंटली अपग्रेड होके आई है, अब उसका डिजाइन बहुत चेंज कर दिया गया। तो पहले तो आप मुझे देख के बताओ, क्या आपको ये गाड़ी अच्छी लग रही है दिखने में? क्योंकि पहले वाली जो बोलेरो थी ना, वो टैक्सी के लिए ज्यादा ही होती थी, लेकिन अब इन्होंने अपग्रेड कर दिया काफी, तो ये लुक आपको पसंद आ रही होगी, है ना? चलो ओके जी, इसको फाइनल कर लेते हैं सर, लेकिन दिक्कत पता क्या है, इसके अंदर सिलेंडर वाली दिक्कत है। आप बोलेंगे सर सिलेंडर होता क्या जुगाड़ है, तो मुझे नहीं पता, मैं तो आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, आप खुद समझिएगा। तो देखिए महिंद्रा बोलेरो की बात करेंगे तो वैसे मुझे तो पता ही है, लेकिन आपको कंफर्म करना चाहता हूँ। ये देख लीजिए यहाँ पे महिंद्रा बोलेरो के पास कितना सिलेंडर डीजल इंजन है, 3 सिलेंडर। महिंद्रा बोलेरो को क्या देती है, 3 सिलेंडर देती है। अब ये कैसा 3 सिलेंडर का मतलब क्या है कि 3 सिलेंडर मैं घर पे किचन में लाके चूल्हे के साथ लगा लूं, वो सिलेंडर नहीं, इंजन के अंदर, गाड़ी के अंदर सिलेंडर लगे होते हैं। कोई बात नहीं, करेंगे सिलेंडर की बात। अब क्या करते हैं, महिंद्रा की बोलेरो लेके महिंद्रा की स्कॉर्पियो कर लेते हैं, थार कर लेते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, वो तो मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूं। तो मैंने यहाँ पे थार लिख दिया। अब जब देखेंगे तो थार के अंदर कितने सिलेंडर है, तो थार वाले केस में जाएंगे ना, तो ये देखो यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे 4 सिलेंडर इंजन थार के अंदर है, वहां पे 3 सिलेंडर था, यहाँ पे 4 सिलेंडर है। तो सर इसका मतलब क्या है, तो मेरे घर में भी 2 सिलेंडर है सर, तो एक जब खत्म होता है हम दूसरा यूज करते हैं, इमरजेंसी के लिए नहीं, इमरजेंसी के लिए नहीं है, पैरेलल काम करते हैं सारे के सारे सिलेंडर। अब सिलेंडर पे आते हैं, देखिए ये मान लेते हैं सिलेंडर है, तो होता क्या, सिलेंडर के अंदर जाता है फ्यूल, वो डिपेंड करता है वो डीजल इंजन है कि पेट्रोल इंजन है, जो भी है उसके अंदर फ्यूल जाता है। उसके बाद क्या होता है, देखो आराम से सुनना इस बात को, इसके नीचे लगा देते हैं पिस्टन। पिस्टन क्या होता है आगे देख के समझाऊंगा, बस ऐसा समझ लीजिए मैंने इसके नीचे कुछ लगा दिया, जो इसके अंदर घुस के जो अंदर का मेटल उसको ऊपर से कंप्रेस कर सकता है, नीचे आ सकता है। इमेजिन कर पा रहे हैं, ऐसे ऊपर नीचे कुछ इसके अंदर मैंने डाल दिया, जैसे ऊपर नीचे जा सकता है, ठीक है? तो उसको नीचे लेके आओ पहले। जैसे आप नीचे लेके आओगे ध्यान से समझो, जैसे तुम्हारे पास वो इंजेक्शन टीका जो होता है, टीके को जब यूं पीछे खींचते हैं और ऊपर से अगर बंद रखे तो वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा ना, बिल्कुल ऊपर से बंद रखो खींचो ऐसे, तो वैक्यूम क्रिएट होगा कि नहीं? हाँ ना करो मेरे साथ, होगा, ठीक है? तो ऐसे मैं इसको ऐसे नीचे खींच दूं तो बोलो वैक्यूम क्रिएट होगा कि नहीं होगा? हाँ सर होगा। अगर मैंने वैक्यूम क्रिएट कर दिया और इधर क्या करा, आराम से सुन के मुझे बताइएगा, इस बोतल एकदम बंद है ये, ठीक है? मैंने इसको पानी के अंदर पूरा डुबो दिया, तो इस अब आसपास इसके गैस नहीं है, मान लो पानी है, और अब मैंने क्या किया, यूं से नीचे खींचा तो वैक्यूम क्रिएट हो गया, और मैंने इसके ढक्कन को खोला। अब बताइए क्या होगा, जल्दी से बताइएगा। पानी के अंदर ये है और मैंने वैक्यूम क्रिएट किया था, इसके कैप को खोल दिया, बताइए क्या होगा? यस राइट, इसके अंदर क्या हो जाएगा, सारा का सारा पानी भर जाएगा, बिकॉज़ जितना वैक्यूम क्रिएट हुआ है उतनी जगह कौन ले लेगा, पानी। और अगर खुले की बात करूंगा एयर में, तो एयर भर जाएगी, तो एयर दिखती नहीं है ना, इसी में पानी एग्जांपल है, पानी भर जाएगी, बाकी आप लोगों को हाँ क्लियर। ऐसे आपका सिलेंडर फंक्शन करता है। जो सिलेंडर होता है वैसा ही होता है, ऐसा मतलब बोतल ऐसा नहीं होता, सिलेंडर की शेप अलग-अलग होती है, पर सिलेंडर के अंदर पिस्टन वो नीचे जाता है। नीचे जाने पर क्या होता है, ऊपर का जो वॉल्व लगा होता है वो खुल जाता है, खुलते ही उसके अंदर आ जाता है, कौन आ जाता है, आपका फ्यूल प्लस एयर का मिक्सचर, पेट्रोल और एयर का मिक्सचर। अकेला पेट्रोल नहीं आता, पेट्रोल के साथ एयर मिक्स होके आता है, तो पेट्रोल और एयर जो है अंदर एंटर कर जाता है। ऐसे वो नीचे आया था पिस्टन आपका, पेट्रोल और एयर जो है अंदर चला गया। अब आराम से बात सुनना, अब मैं उसको वापस ऊपर ला रहा हूं। सर क्यों ला रहे हो, उसके अंदर तो मिक्सचर आ गया ना, अपने मिक्सचर को कंप्रेस करना है, ठीक है जी? तो ये देखिए मैं इसको ऊपर ला रहा हूं, ऊपर ला रहा हूं, ऊपर ला रहा हूं, तो वो मिक्सचर इतने एरिया के अंदर भर गया था ना, अब मैं उसे यूं ऊपर ले आया, बताओ ये कंप्रेस हो गया कि नहीं? वैसे बहुत ज्यादा कंप्रेस हो गया, सर फट ना जाए कुछ, नीचे कर लो वापस। तो जैसे मैंने ऐसे ऊपर लेके गया ना, तो एक ऊपर प्लग लगा होता है इंजन के अंदर, जिसे कहा जाता है स्पार्क प्लग। जो लोग बाइक चलाते हैं दिखा होगा, नहीं तो मैं आगे दिखाऊंगा आपको। स्पार्क प्लग जैसा कि नाम है, स्पार्किंग गाड़ी प्रोड्यूस करता है। अब आराम से सोच के बताना, मैं आपके आंसर का वेट करूंगा। ऐसे मैं कंपोनेंट को या फिर कहिए जो आपका क्या था पिस्टन था उसको ऊपर ले गया, बहुत ज्यादा कंप्रेस कर दिया अंदर, किसको, पेट्रोल प्लस एयर को, ऊपर से जरा सी चिंगारी लगा दी, बताओ इस सिलेंडर के अंदर क्या होगा? मैंने कंप्रेस कर दिया था, चिंगारी लगा दिया, बताओ इसके अंदर क्या होगा जल्दी से। यस राइट, इसके अंदर तो फायर मत बोलिए, फायर नहीं, आग नहीं लगेगी, ब्लास्ट होगा। बोले ब्लास्ट होगा नहीं हुआ, आग लगना और ब्लास्ट होना दो अलग अलग बातें भाई लोगों। आग तो नॉर्मली चूल्हे के अंदर भी लगाते हैं, है ना, लेकिन ब्लास्ट का मतलब तुमने देखा ना वो मूवी के अंदर, जैसे हीरो लास्ट में विलन से लड़ रहा होता है, इधर से वो टाइम बम लगा होता है, उस पे टाइमर आ रहा होता है ना, 30 सेकंड, 29, 28, उसको कुछ होना, हमारी धड़कनें फालतू बढ़ रखी होती है, हमें पता है नाटकबाजी कर रहे हैं, है ना। वो इधर से 5 4 हीरो भी ऐसे खड़ा है, यूं मारे जा रहा है उसके 3 2, हमारा दिल है भाई निकल ले जल्दी से, फटने वाला है। जैसे 0 होता है, इधर से विलन यूं बिल्डिंग से छलांग लगाता है, पीछे से यूं वो ब्लास्ट होता है, देखा ना आप लोगों ने, वो ब्लास्ट है। तो ऐसा ही सिलेंडर के अंदर ब्लास्ट होगा, जैसे ब्लास्ट होगा तो वो जो पिस्टन से ऊपर आ गया था, बताओ उसको धक्का मार के नीचे करेगा कि नहीं करेगा? बस जैसे धक्का मार के नीचे किया ना, यहाँ पे पावर हो गया प्रोड्यूस। इसी पावर को जो पिस्टन है वो आगे ट्रांसफर कर देगा, और ट्रांसफर करते करते इस पावर को दे दिया जाएगा कहां पे, इस पावर को दे दिया जाएगा आपका किसके पास, व्हीकल के पास, टायर के पास, व्हील्स के पास, और उसको मूव कराया जाएगा। तो बेसिकली ब्लास्ट होता है, इसीलिए क्या होता है वहां पे आपका व्हीकल मूव कर पाता है। हमने इस बात को स्टार्ट किया था इस बात से कि क्या पेट्रोल डीजल पानी नहीं डाल सकते, तो अब आप बताओ पानी जो अंदर जाएगा तो कंप्रेस करोगे, आगे लगाओगे, लगाओगे, क्या ब्लास्ट होगा वहां पे? ब्लास्ट ही नहीं होगा। और जब ब्लास्ट में एनर्जी पैदा होगी, पावर आएगी, नहीं आएगी, पावर लेके व्हीकल मूव करेगा, नहीं करेगा, तो मतलब पानी से नहीं चला सकते हम, लेकिन जिनको आग लगी उसे किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल गदर मूवी देखी आप सब लोगों ने? हाँ देखिए। तो गदर मूवी के अंदर जो ट्रेन थी जो चलने में टाइम ले रही थी, बिकॉज़ वो तो आपने देखा कि एक समुदाय से लोग दूसरे समुदाय के लोग काट रहे थे और ट्रेन चल नहीं रही थी, धीरे चल रही थी, बहुत सारे लोगों को मार दिया गया था, है ना। तो बहुत सारे लोगों को जो मार दिया गया था, तो वहां पे क्या दिखाया गया, ट्रेन स्लो स्लो चल रही। कारण ये था कि ट्रेन के अंदर इंटरनल कंबशन इंजन नहीं था, एक्सटर्नल कंबशन था। ये क्या होता है आगे मुझे पता है, आपके दिमाग में खिचड़ी बन रही है, पर मैं इस खिचड़ी को लास्ट में बिरयानी बना दूंगा, आराम से खिचड़ी बनाते जाओ। उसके अंदर एक्सटर्नल कंबशन इंजन था, क्योंकि उसमें क्या है, कोयले को जला के पावर पैदा की जाती है। तो कोयला भी तो जल रहा है, पेट्रोल भी तो जलता है, डीजल भी तो जलता है, सीएनजी भी जलती है। तो जो फ्लेमेबल होते हैं, जिनको आग लगाई जा सकती है, उसका ब्लास्ट करवाते हैं सिलेंडर के अंदर, और फिर सिलेंडर के अंदर ब्लास्ट होते क्या हो जाता है, पावर प्रोड्यूस होती है, और उससे आपकी गाड़ी क्या मूव होती है। लेकिन सिलेंडर के अंदर जब ये ब्लास्ट करवाया जाता है तो सीधा सा ब्लास्ट नहीं होता। ब्लास्ट करवाने के लिए 4 स्टेप को फॉलो करना पड़ता है। जैसे तुम जब इस क्लास में हो, क्या डायरेक्टली तुम क्लास में आ जाते हो? नहीं, पहले मोबाइल को अनलॉक करना पड़ता है, फिर एप्लीकेशन खोलनी पड़ती है, फिर क्लास स्टार्ट होती है, और बाय बाय बच्चों, कल मिलेंगे, फिर आपको एंड बटन पे क्लिक करना पड़ता है। तो 4 स्टेप्स आप फॉलो करते हो ना, तो ऐसे ही पावर प्रोड्यूस करने के लिए 4 स्टेप्स को फॉलो किया जाता है। पहले पिस्टन नीचे जाता है तो बाहर से ले लेता है फ्यूल को, एयर को, उसे सक्शन कहा जाता है ना। मैं यहां पे लिख देता हूं, आराम से मेरी बात को सुनिएगा, बहुत अच्छे से सब समझाऊंगा, इस बात की गारंटी देता हूं, लेकिन सुनना तो आपको पड़ेगा।
तो जैसे ही जो पिस्टन है वो क्या है, वो नीचे जाता है। तो पिस्टन के नीचे जाते ही क्या हो जाता है, बाहर से सक कर लिया जाता है, सक्शन कर लिया जाता है किसको, फ्यूल प्लस एयर के मिक्सचर को, जिसको सक्शन स्ट्रोक या फिर सक्शन ना कह के इनटेक स्ट्रोक भी कह दिया जाता है। ठीक है, तो सामान जो है भाई साहब अंदर आ गया, फ्यूल प्लस एयर का मिक्सचर। अब पिस्टन ऊपर जा रहा है, कह रहा है भाई क्यों आ रहा है, बहुत भीड़ है यहाँ पे, उसको कंप्रेस कर रहा है। तो ये दूसरा स्ट्रोक। देखो स्ट्रोक का मतलब क्या होता है, स्ट्रोक की बात करेंगे तो स्ट्रोक वाले केस में क्या होगा, जो पिस्टन नीचे गया है, ऊपर आएगा, नीचे जाएगा, ऊपर आएगा, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, यही मूवमेंट इसकी चलेगी। तो इसकी एक मूवमेंट को एक स्ट्रोक कहा जाता है, दूसरी मूवमेंट दूसरा स्ट्रोक, तीसरी तीसरा स्ट्रोक, चौथी चौथा स्ट्रोक। तो अभी पिस्टन नीचे गया था और बाहर से सक कर लिया उसने एयर और फ्यूल के मिक्सचर को, तो पहला स्ट्रोक लग गया, कौन सा, सक्शन। अब पिस्टन आएगा ऊपर, ऊपर आगे क्या करेगा, जो अंदर आया उसको कंप्रेस करेगा। तो दूसरा आपका जो स्ट्रोक होता है वो क्या लग जाता है, सेकंड स्ट्रोक आपका लग जाता है, जिसे कहा जाता है क्या, कंप्रेशन। बोलो क्या कहते हैं, कंप्रेशन। और साथ साथ समझते जाना कि कंप्रेशन क्यों, बिकॉज़ पिस्टन ऊपर आया है, वो कंप्रेस कर रहा है। जैसे ही कंप्रेस किया तो कंप्रेस करते ही ऊपर से स्पार्क प्लग जो लगा तो चिंगारी डालेगा, चिंगारी लगते ही क्या होगा, ब्लास्ट हो जाएगा, जिसको टेक्निकल टर्म में यहाँ पे क्या कहा जाएगा, कंबंशन कहा जाएगा। और कंबंशन ही जो है वो क्या है, मेजर है। क्यों मेजर है, क्योंकि वही पावर प्रोड्यूस करता है। तो इसीलिए इस स्ट्रोक को पावर स्ट्रोक भी कहा जाता है। पहले को इनटेक या सक्शन स्ट्रोक कहा जाता है, दूसरे को कंप्रेशन स्ट्रोक कहा जाता है, तीसरे को कंबंशन स्ट्रोक कहा जाता है। लेकिन कंबंशन को पावर स्ट्रोक कहा जाता है बिकॉज़ इस स्ट्रोक के अंदर पावर पैदा होती है, बिकॉज़ ब्लास्ट होता है तो धक्का मारता है। लेकिन ऊपर के जो दो स्ट्रोक है ना, पिस्टन को ऊपर नीचे करने में यहाँ पावर पैदा नहीं होती, उल्टा पावर यूज होती है, बिकॉज़ पिस्टन ऊपर करना पड़ेगा, नीचे करना पड़ेगा, तो पावर यूज करनी पड़ेगी ना। अब जैसे ब्लास्ट होता है, आपको पता ही है कि जब ब्लास्ट होगा तो बताओ धुआं होगा कि नहीं होगा, कुछ जलता है तो उससे धुआं पैदा होता है कि नहीं होता, हाँ होता है। तो धुएं को बाहर निकालना पड़ेगा, तो निकाल दो, फिर क्या कर दो, यहाँ पे एग्जिट कर दो, एग्जिट कर दो मतलब यहाँ पे क्या कर दो, एग्जॉस्ट स्ट्रोक को लगा दो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एग्जॉस्ट स्ट्रोक यहाँ पे लग जाएगा। तो एग्जॉस्ट का मतलब क्या हो गया, अब जो धुआं है, स्मोक है, वो क्या हो जाएगा, वो बाहर मूव कर जाएगा। तो चार स्ट्रोक लग जाते हैं। कहां पे चार स्ट्रोक लग जाते हैं, आपके इंजन के अंदर, आपके सिलेंडर के अंदर। आप अगर ध्यान से देखो तो पावर तो सिर्फ यही पैदा हुई थी, बाकी तीन के अंदर तो पावर पैदा हुई नहीं है। तो मतलब ये कि मेरी गाड़ी इधर से चलेगी, फिर रुक जाएगी, चलेगी, रुक जाएगी, झटके लेगी, वाई, बिकॉज़ एक पास स्ट्रोक के अंदर पावर प्रोड्यूस हो रही है और बाकी तीन के अंदर नहीं हो रही। लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है, गाड़ी तो बढ़िया तरीके से रन करती है। उसका कारण ये होता है कि गाड़ी बढ़िया तरीके से रन करेगी, गाड़ी के पास एक सिलेंडर नहीं है, मल्टीपल सिलेंडर है, और एक भी चलेगा तो एनर्जी को इस तरह से डिलीवर करता है कि झटका आपको महसूस नहीं होने देता, पावर को सप्लाई इस तरह से, एनर्जी को इस तरह से डिवाइड कर दिया जाता है। तो यहाँ पे जो सिलेंडर है ना, सिलेंडर कंटीन्यूअसली पावर प्रोड्यूस कर रहा है। तो सोच के बताओ, अगर आपकी गाड़ी में एक सिलेंडर है और दो सिलेंडर, दो गाड़ियां, एक गाड़ी एक सिलेंडर और दूसरी दो सिलेंडर वाली गाड़ी है, क्या दो सिलेंडर वाली गाड़ी पावरफुल होगी कि नहीं होगी। ऐसे धक्के से हाँ मत करना, सोच समझ के करना। ओके, अब यस लिख रहे होंगे तो आपके दो ही लोगों ने यस लिखा यार, दिस इज रॉन्ग, है ना। अगर इंसान जिंदा है तो उसको अपने जिंदा होने का सबूत देना चाहिए। एक वो इंसान जो जिंदा होते हुए भी अपने जिंदा रहने का सबूत ना दे, मतलब एक्टिव नहीं है, एक्शन नहीं ले रहा, वो मरे हुए के बराबर है। आप बोलेंगे ऐसी बातें मत किया करो सर, सच में एक इंसान जो क्लास में होते बाई टाइम में मरे के बराबर है, बिकॉज़ वो कंफर्ट जोन के अंदर बैठा हुआ है, हाथ भी नहीं चला पा रहा। इसलिए कहता हूं रोटियां थोड़ा कम खाया करो, पानी थोड़ा ज्यादा पिया करो। जिस दिन सिलेक्शन ना हो उस दिन सब बातें आपको मेरी याद आएंगी। मैं सच बता रहा हूं, मेरे पास 10 साल का एक्सपीरियंस है, मेरी सारी बातें रिजल्ट से पहले जनता को कड़वी लगती हैं। उन्हीं कड़वी बातों को रिजल्ट के बाद मेंशन करते हुए कह रहे होते हैं कि सर आपकी बात मान लेते तो सेलेक्ट कर दो भाई, बिकॉज़ दे आर इन कंफर्ट जोन, राइट। ओके, तो वन और टू सिलेंडर की बात करी थी, तो आपकी जो बाइक आती है ना, आपकी बाइक आती है वन सिलेंडर। लेकिन अगर आपने ये वाली बाइक देखी हुई है, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया है, बाइक में से शोर आता है ना तो उसको बैन कर दिया। तो हार्ले डेविडसन के नाम से कंपनी थी, उनकी बाइक बहुत अच्छी हुआ करती थी। अच्छी क्यों, बिकॉज़ पावरफुल बाइक थी। मैं फोटो दिखाता हूं कुछ बाइक्स की आपको। अब ध्यान से देखिए, जनरली आपने ऐसी बड़ी-बड़ी बाइक नहीं देखी है। देखो ना यहाँ पे दो सिलेंडर का इंजन है, एक सिलेंडर उधर की साइड है, एक इधर की साइड है। तो जनरली आपने ऐसी बाइक क्यों नहीं देखी है, बिकॉज़ वो एक ही सिलेंडर होती है। लेकिन ये वाली बाइक दो सिलेंडर है, तो दो सिलेंडर का एग्जॉस्ट भी दो लगा देते हैं ये, तो उधर से फटाफट बढ़िया सी आवाज आती है। तो आवाज के लोग दीवाने होते हैं, दूर से बाइक जाके पता चलता है कि भाई 10 लाख रुपए लगाया हुआ है उसने। तो लोग शो के लिए इस बाइक को ले रहे थे, लेकिन इस पे शोर ज्यादा हो रहा था, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर बैन लगा दिया। तब से कंपनी इंडिया से बाइक चली गई है, बिकॉज़ तब से कंपनी इंडिया से चली गई है, बिकॉज़ बाइक नहीं बेच रहे थे, वो आवाज बेच रहे, आवाज से लोग शो कर रहे थे। तो चला काम, सोचो एप्पल के फोन अगर एप्पल के पीछे वाला खाया हुआ एप्पल हटा दिया जाए, उनकी सेल आधी हो जाएगी, बिकॉज़ आधे लोग तो इंडिया में एप्पल को इसलिए ले रहे हैं, बिकॉज़ दिखाना चाहते हैं, सच में, है ना। यहाँ पे जब मैं देखता हूँ कैब में अगर जाना पड़े तो कैब वाला, कैब ड्राइवर आईफोन लेके बैठा हुआ है, मुझे तो अनकंफर्टेबल फील होता है कि मैं एंड्रॉइड वाला बंदा हूँ, मैं कैब से कैब जो चला रहा है वो आईफोन चला रहा है। तो आईफोन को ऐसा नहीं कि सब लोग सेम पर्पस के लेते हैं, बट बहुत सारे लोग शौक के लेते हैं। ऐसा यहाँ पे है, तो इसमें टू सिलेंडर का यूज होता है। टू सिलेंडर जो बाइक ज्यादा पावरफुल थी, ऐसे ही आपको यहाँ पे समझ आ गया कि आपको महिंद्रा स्कॉर्पियो की लुक से तो लगा था कि अच्छी गाड़ी है, लेकिन आपको लगा नहीं यार मैं थोड़ा हैवी यूज करना चाहता हूँ, मेरे को थ्री सिलेंडर से काम नहीं चलेगा। तो फिर आप कौन सी गाड़ी लेंगे जी, आप फोर सिलेंडर कार लेंगे। अब आपको लग रहा है सर मैं तो किसी स्टेट का सीएम हूँ, मैं कंट्री का पीएम हूँ, क्या मैं भी ये लूंगा, नहीं, फिर वो फोर सिलेंडर कार नहीं लेते हैं। उनके पास जो कार्स होती हैं वो मोस्ट पावरफुल इंजन होते हैं। तो वो जो इंजन होते हैं वो कितने सिलेंडर वाली होती है, वो सिक्स सिलेंडर वाली होती है। लेकिन जनरली बोलेंगे तो जनरली कार के अंदर सिक्स सिलेंडर नहीं आते, जिनके अंदर आते हैं वो 50 लाख नहीं, 70-80 लाख से ऊपर चली जाती है। जैसे ये देखिए सिक्स सिलेंडर कार्स के अंदर इसने बोला 1 करोड़ से 1.5 करोड़ की है ना। ये देखिए ये 72 लाख के आसपास की है। तो सिक्स सिलेंडर आपको इन कारों के अंदर नहीं जाना है, बस कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूं। तो लैंड रोवर डिफेंडर जो है 1 करोड़ से शुरू होकर 1.5 करोड़ तक जा रही है, बट सिक्स सिलेंडर है। तो सोचो ना, अगर रोड पे दो गाड़ियां बराबर चले, फोर सिलेंडर कार, एक सिक्स सिलेंडर कार है, तो फोर से कंपीट नहीं कर सकती ना, बिकॉज़ चार सिलेंडर पे चल रहा है तो 6 पे चल रहा है, डेढ़ गुना पावर को लेकर चल रहा है ना। तो पावर ज्यादा लेके चल रहा है तो भागेगी ज्यादा और पावर प्रोडक्शन भी ज्यादा करेगी, लेकिन सेम टाइम पे फ्यूल भी क्या करेगी, ज्यादा कंज्यूम करेगी। तो माइलेज क्या मिलेगा, कम मिलेगा। तो एग्जांपल देता हूं माइलेज का, अगर आप एक कार को चलाते हैं ना, तो एक कार 1 लीटर पेट्रोल डीजल से चल जाती है 15 से 25 किलोमीटर, डिपेंड करता है पेट्रोल है कि डीजल है। पेट्रोल वाली जो कार है थोड़ा कम माइलेज देती है, डीजल वाली कार थोड़ा ज्यादा माइलेज देती है, 15 से 25। लेकिन ये सुपर कार्स है अपने आप में जो 1-1.5-2 करोड़ की है ना, इनका माइलेज 8 में ज्यादा लिख रहा हूं यार, 7 से 10 किलोमीटर पर लीटर, बस इतना चलेगी। 100 रुपए का डलवाया 7 लीटर के अंदर खत्म हो गया। तो पता चला कि यहां से बस गेड़ी मारने का मन कर रहा है, थोड़ा सा दूर गए वापस आए, हो गया 1 लीटर का काम। ठीक है, तो इन कार की माइलेज कम होती है बिकॉज़ हमने पावरफुल है, के अंदर सिलेंडर ज्यादा यूज किया गया। तो जो आपको महिंद्रा बोला मैंने दिखाई 3 सिलेंडर वाली, माइलेज भी अच्छा देगी बाइक को, 3 सिलेंडर है, 4 वाली कम देगी, 6 वाली और कम देगी, इसलिए बाइक आपको अच्छा माइलेज देती है। आप बताओ बाइक आप लोगों ने यूज किया, बाइक कितने किलोमीटर का माइलेज देती है, 1 लीटर से आप कितना रन कर सकते हैं, बिकॉज़ आप देखेंगे तो कार 4 सिलेंडर से इतना चलती है, वहां पे एक ही सिलेंडर है तो अच्छा खासा चलेगी। तो बाइक की बात करेंगे तो बाइक इजीली आपको क्या कर देती है, इससे डबल, है ना, 50 किलोमीटर का क्या कहते हैं एवरेज देती है। बाकी डिपेंड करता है, कुछ 40 भी देती है, कुछ 60 भी देती है, बट 50 किलोमीटर का एवरेज आपको मिल जाता है। बाइक के पास क्या है, एक ही सिलेंडर है। सिलेंडर वाली कहानी आपको समझ आई होगी, आपको ये भी समझ आएगा कि सिलेंडर कैसे वर्क कर रहा है, और ये भी समझ आएगा कि ज्यादा सिलेंडर जब लगाए जाएंगे तो उससे क्या हो जाएगा, वो गाड़ी उतनी ही पावरफुल होती जाएगी। तो जो ये 70-80 लाख से ऊपर गाड़ी जाती है ना, वो इसीलिए, बिकॉज़ हमें अब देखो ना, अब अगर आप देखोगे तो ऐसा क्या स्पेशल है इस कार के अंदर जो तुम इसलिए 1.5 करोड़ दे दोगे, है ना। ऐसी कार तो 40 लाख के अंदर मिल जाएगी। तो 40-50 लाख तक अपने आप में क्या आती है, फोर सिलेंडर आती है। तो टोयोटा फोर सिलेंडर अपने आप में हाई का उसका मार्केट है, बट इट हैज अ फोर सिलेंडर इंजन, लेकिन इसके पास सिक्स सिलेंडर है ना यार। तो इसीलिए इसका फिर रेट अब देखो ना, जहां पे 4 सिलेंडर वाली 40 लाख की है, तो 6 सिलेंडर के 20 लाख वैसे बढ़ गए। तो इसलिए वो थोड़ी थोड़ी क्या है, अपने आप में कॉस्टली गाड़ी है। हमें गाड़ी में नहीं जाना, हमें बेसिक प्रिंसिपल्स पे रहना है। इंजीनियरिंग हम सीख रहे हैं, लेकिन उसके अंदर भी तो इंजन ही है। तो मैं ट्रैक्टर एग्जांपल देके समझाऊंगा तो ट्रैक्टर के इंजन के बारे में ज्यादा लोग जानते नहीं है, लेकिन कार वाले के आपको रिलेट हो गया, है ना। अब महिंद्रा के ट्रैक्टर का मॉडल बताओ, आपको पता ही नहीं है कि महिंद्रा का कौन सा मॉडल चल रहा है मार्केट में, बस आते समझ आ गया।
जाएगा, तो इंजन तो सेम ही रहेगा ना, फंक्शन तो सेम रहेगी, तो कार सारा कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। आगे मूव करते हैं, बात कर रहे हैं किसकी, बात कर रहे हैं मैकेनिकल पावर की। तो अभी हमने देखा वो सारा मैकेनिकल पावर ही था, लेकिन मैं आपको इस स्लाइड से हटा के वहां पे ले गया था ये बात बताने के लिए कुछ के अंदर डीजल और कुछ के अंदर पेट्रोल क्यों यूज करते हैं। उसका कारण क्या है कि जो लाइट व्हीकल होते हैं उनके अंदर पेट्रोल और हैवी के अंदर आप क्या करते हो, डीजल यूज करते हो। कारण क्या होता है, कारण ये होता है कि डीजल इंजन का ना कंप्रेशन रेशियो ज्यादा होता है। इसका क्या मतलब है, अच्छा इसका मतलब समझाने के लिए अपने एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल ये कि नीचे से पिस्टन ऊपर जा रहा है, इसे कंप्रेस कर रहा है, ठीक है। तो इसको मैंने नीचे से गया और यहां तक मैंने कंप्रेस किया, ठीक है, यहां तक कंप्रेस किया। दूसरे केस में यहां फिंगर रख लेता हूं, यहां तक मैंने कंप्रेस किया, दूसरे केस में पिस्टन ऊपर गया, ये एक और सिलेंडर है और उसने कंप्रेस किया यहां तक, ठीक है जी। पहले में यहां तक किया, दूसरे में यहां तक। तो बताओ मुझे कौन सी स्टेज के अंदर तगड़ा ब्लास्ट होगा, पहली स्टेज के अंदर या फिर दूसरी स्टेज में? बड़ा ब्लास्ट कब होगा? आप बोलोगे सर सेकंड स्टेज में, बिकॉज़ जितना ज्यादा कंप्रेस करोगे ब्लास्ट उतना ही बड़ा होगा। ऐसा होता है ना, कोई बंदा तुम्हें दबा रहा हो दबा रहा हो दबा रहा हो, थोड़ा बहुत कहे तो सुन लेते हैं, बट कोई बदतमीजी में उतर आए फिर उसकी डैश डैश करनी पड़ती है, क्यों? क्योंकि ज्यादा दबा रहा था, फिर उसको होता है बंदा भड़क जाता है, बवाल है ना। हाँ होता है ऐसा। हाँ, तो ज्यादा कंप्रेस करो, ज्यादा तंग करोगे तो ऐसा हो जाएगा। तो ऐसा यहाँ पे होगा कि जो आपका डीजल इंजन है ना उसका कंप्रेशन रेशियो होता है ज्यादा, तो ज्यादा कंप्रेस करता है। जब कंप्रेस ज्यादा करेगा तो ब्लास्ट बड़ा होगा उसके अंदर, और ब्लास्ट बड़ा होगा तो पावर क्या पैदा होगी, ज्यादा, बिकॉज़ बड़ा ब्लास्ट पावर भी ज्यादा होगी। तो इसलिए जहां पावर आपको ज्यादा चाहिए, ट्रैक्टर हुआ, आपका कंबाइन हार्वेस्टर हुआ, ट्रक हुआ, बस हुआ, इन सभी के अंदर क्या डाला जाता है, डीजल। लेकिन आपकी कार हो गई, कार में तो ऑप्शन आता है, लेकिन बाइक हो गई, स्कूटी हो गई, नन्हे मुन्ने जो है इनके अंदर क्या डाला जाता है, इनके अंदर डाला जाता है पेट्रोल। तो एग्रीकल्चर में आप जो पढ़े हो तो इसका नाम ही नहीं आएगा, बस उसको कंपैरिजन करने के लिए आएगा, वरना हमेशा कौन चलेगा वहां पे, डीजल ही चलेगा, बिकॉज़ हम हैवी व्हीकल्स के अंदर क्या डालते हैं, डीजल, बिकॉज़ ऑफ पावर प्रोडक्शन ज्यादा करते हैं। सर ये बात तो समझ आ गई कि डीजल क्यों डालते हैं, पर ये नहीं समझ आया फिर सर लाइट व्हीकल के अंदर क्यों डाल रहे हो पेट्रोल, वहां भी डीजल ही डाल लो, क्योंकि सर आपने बताया था कि डीजल की माइलेज ज्यादा होती है पेट्रोल की माइलेज कम। बिल्कुल सही सुना आपने। एग्जांपल देता हूं आपको, क्या एग्जांपल देता हूं, कार की बात करते हैं। देखो आपकी जिंदगी में कार आने वाली है, पापा के पैसे की नहीं, अपने पैसों की, बस मेहनत करिएगा। अगर आप पेट्रोल कार लेंगे ना, पेट्रोल कार ने आपको एवरेज देनी है 12 से 18 किलोमीटर की, पेट्रोल कार। अगर आप डीजल कार लेंगे तो इसने आपको एवरेज देनी है 20 से 25 किलोमीटर पर लीटर की। अब आप मुझे बताओ, आप पेट्रोल कार लोगे या डीजल कार लोगे? कार की बात कर रहे हैं, मेहनत आप करोगे, जिंदगी में कार आपके पास आएगी, आप कौन सी लोगे, पेट्रोल या फिर डीजल? मुझे पता है आप डीजल लिखेंगे, क्यों लिखेंगे, हम इंडियंस लोग हैं। अगर आपको कहा जाए ना कि आपको रास्ते बड़े 5 करोड़ रुपए मिल जाए तो आप क्या करोगे, सर उसे मिट्टी में दबा दूंगा, उसे जमा करवा दूंगा, छुपा लूंगा, बिकॉज़ हम कंजूस लोग हैं। पैसा कितना भी आए हम खर्चेंगे उसे बहुत ऐसे कर करके। तो सब कंजूस लोगों ने बोला कि सर डीजल कार लेंगे, है ना। अब डीजल कार क्यों लोगे, तो क्योंकि सर पावर ज्यादा प्रोड्यूस करती है, पावर को चाटना है। गाड़ी के अंदर 4 लोग ही तो बिठा के जाना है, भैंस बिठा के जाना है, गाड़ी रुक जाएगी वहीं पे, 4 लोग बैठेंगे आराम से, गाड़ी पेट्रोल पे रन कर जाएगी। आपने डीजल यूज किया बिकॉज़ डीजल आपको माइलेज ज्यादा दे रहा है। अच्छा बताता हूं, आराम से सुनिए। डीजल जो है ना वो माइलेज ज्यादा देता है, बिल्कुल सही बात है। डीजल पावर भी ज्यादा देता है, ये भी सही बात है, लेकिन डीजल क्विक नहीं होता। क्विक का मतलब कि अगर सड़क में भगानी है ना गाड़ी, पावर देखो, पावर और स्पीड दो अलग अलग कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखिएगा। पावर इज समथिंग कि मेरी गाड़ी खड्डे के अंदर फंस गई, वो निकलेगी कि नहीं, यहाँ पावर यूज होगी। बट मेरी गाड़ी हाईवे पे वो कितनी जल्दी भागेगी और दूसरी गाड़ी को ओवरटेक करेगी, यहाँ पे काम क्या आएगा, स्पीड काम आएगी। जब गाड़ी खड़ी हुई है, मैंने सेल्फ डाला, सेल्फ लगाया और क्या किया मैंने, वहां पे गाड़ी को स्टार्ट किया, मेरी गाड़ी कितना क्विकली स्टार्ट होगी डिपेंड करता है वो डीजल या पेट्रोल। अब लड़के जो क्लास ले रहे हैं वो मेरी बात अच्छे से समझेंगे, लड़कियों को बता देता हूं, अगर आपने जिंदगी में याद करके देखो किसी व्हीकल को धक्का लगा के स्टार्ट किया है तो 99.99% केस में वो एक डीजल इंजन था। आपने धक्का लगाया बस को, एक ट्रक को, एक कार को, कार कौन सी को, पेट्रोल वाली कार को नहीं, डीजल वाली कार को पक्का आपने धक्का लगाया होगा। अक्सर धक्का लगा के स्टार्ट करना पड़ता है उन इंजन को जो डीजल से चलते हैं। देखिए ध्यान रखिएगा, मैं ये नहीं कह रहा कि डीजल में धक्के से चलते हैं, पर जो नहीं चल रहा प्रॉब्लम आ रही है ना, वो मोस्टली क्या होता है, डीजल इंजन ही होता है। कमिंग बैक टू द पॉइंट, डीजल इंजन की जो स्टार्टिंग है वो क्विक नहीं होती है, प्लस डीजल इंजन जब ज्यादा स्पीड नहीं दे पाता। ट्रक देखो पावर तो प्रोड्यूस करता है ना, पर क्या ट्रक भाग सकता है, नहीं। ट्रैक्टर पावर तो प्रोड्यूस करता है, पर स्पीड के लिए बना है, बिल्कुल नहीं बना। बस की बात कर लो, बस पावर तो प्रोड्यूस करती है और भाग सकती है, सर नहीं, वो अलग बात है। हरियाणा रोडवेज की तो फिर भाई साहब प्लेन बन सकती है, वो नहीं धीरे चलाते हैं। पर अगर वैसे देखा जाए तो बस इज समथिंग जो पावर के लिए, स्पीड के लिए नहीं है। बट आपकी जो कार है वो पावर के लिए बनी है, पर उतनी ज्यादा पावर के लिए नहीं, बिकॉज़ गाड़ी में 2 3 4 मैक्सिमम 5 लोग तो जाएंगे, लेकिन स्पीड चाहिए। हाईवे के ऊपर चलान हो तो अलग बात है, नहीं तो लोग उस गाड़ी को 90 100 110 120 तक ले जाते हैं, कुछ लोग तो बहुत एक्सट्रीम लेवल पे जाते हैं, बट 90 100 पे चलना इज नॉर्मल। हाईवे वैसे चलान तो 80 के ऊपर कट जाता है। बट अगर आप देखेंगे स्पीड आपको कौन देता है, स्पीड आपको पेट्रोल देता है। क्विक स्टार्ट आपको कौन देता है, पेट्रोल देता है। पेट्रोल ज्यादा वोलेटाइल होता है। अब फिर से क्वेश्चन रिपीट करता हूं, आप कौन सी गाड़ी लेना चाहेंगे, पेट्रोल इंजन या फिर डीजल इंजन? सबका आंसर पेट्रोल है। इन लोगों को उस पार्टी में शामिल हो जाना चाहिए। सर कौन सी पार्टी, वही दल बदलू पार्टी जो है ना, 1 मिनट के अंदर दल बदल जाते हैं। तुम उन्हीं के एमएलए बनना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें बदलने के अंदर टाइम लगता है, 1 मिनट के अंदर बदल जाते हो। तो अभी तक सारे लोग डीजल पे थे, अब सब के सब पेट्रोल पे आ गए हैं। चलिए कोई बात नहीं। ठीक है, ओके। चलिए जी, यहाँ तक समझ आ गया। देखो ध्यान से समझना, मैं आपको जो बातें बता रहा हूँ वो बिल्कुल लेटेस्ट बातें हैं, लेकिन आपको पढ़ना थोड़ा पुराना इंजीनियरिंग है, लेकिन समझोगे तो नहीं तरीकों से। अब अगर आप इससे थोड़ा आगे जाओगे, पेट्रोल डीजल से आगे निकलो तो सीएनजी। पर आप देखो सीएनजी उतनी पॉपुलर नहीं हो रही है। सीएनजी 10-12 सालों से मार्केट में उतनी पॉपुलर नहीं हो पाई जितनी छोटे से टाइम में ईवी फेमस हो गई है। ईवी क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल, जानते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल को। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल की जब बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक व्हीकल वाले केस में क्या होता है, वहाँ पे इंजन नहीं होता, उनके पास सिर्फ बैटरी होती है, बैटरी चार्ज होती है, डायरेक्टली चलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ईवी जो है वो विदाउट इंजन चलती है। आपने देखा ना, ईवी को इलेक्ट्रिक व्हीकल देखो तो आगे से बोनट उठाते हैं, वहाँ भी खाली होता है, पीछे वहाँ भी खाली होता है, कारण उसके अंदर सिर्फ बैटरी लगी हुई है। उनके पास क्या नहीं है, उनके पास बैटरी के अलावा आपका जो इंजन वाला कॉन्सेप्ट है वो होता ही नहीं है। तो मैकेनिकल पावर अब आपको समझ आ गई भैया। अब मुझे 2 1 मिनट का ब्रेक, मतलब पढ़िए सारा का सारा, आपको मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में बता दिया, फिर आगे चलेंगे। डन, पढ़ लिया। ओके जी, डन है। तो यहाँ तक सबको समझ आ गया। पावर्स आपने सीख लिया कि पावर की बात करेंगे तो पावर वाले केस में हमारे पास जो पावर है वो कौन कौन सी हो जाती है, उन पावर के अंदर आ जाती है मैकेनिकल पावर, एनिमल पावर, और साथ साथ क्या आ जाती है, वो आ जाती है आपकी ह्यूमन पावर। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं।
पावर के बाद अगला क्या आ गया जी? अगला आ गया एनर्जी के अंदर रिन्यूएबल एनर्जी। तो देखो ये भी आप जानते हो, दो तरह की एनर्जी है, वन इज नॉन रिन्यूएबल जिसको दोबारा से रिन्यू नहीं कर सकते, एंड एक है रिन्यूएबल। रिन्यूएबल की बात करेंगे तो लिखी तो यहाँ काफी सारी गई है, लेकिन आजकल रिन्यूएबल के नाम पे एक ही चल रही है, पता है ना आप लोगों को? क्योंकि आप अगर बोलेंगे टाइडल टाइडल टूडल, यार ये एनर्जी कहाँ कॉमन है यार, तो ये ओके नहीं है कॉन्सेप्ट। फिर बोलेंगे जियोथर्मल, पृथ्वी के अंदर घुस के थोड़ा मुश्किल हो गया। विंड एनर्जी हवा चलनी चाहिए ना, हर जगह हवा ही चलती है, लेकिन फेमस है सोलर एनर्जी। तो सोलर की बात करेंगे तो लिमिट ही नहीं है ना, बहुत सारी एनर्जी हम सन से रिसीव करते हैं हर दिन, एंड वी कैन कैप्चर दिस एनर्जी एंड कन्वर्ट कर सकते हैं उसको यूजफुल एनर्जी की। अच्छी बात है, खत्म नहीं होने वाली कभी भी, हमेशा 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 क्या होगी, हम इसे रिन्यू करते रहेंगे। तो आप देखेंगे तो आजकल ये भी काफी फेमस हो गई है। क्यों फेमस हो गई है? सोलर पैनल पे गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, तो जिनके यहाँ पे एरिया है वो सब्सिडी के थ्रू क्या कहता है पहले लगवा लेता है। नहीं भी है तो फिर वहां पे क्या किया जाता है, खेतों में देखो, खेतों में कितने सारे ट्यूबवेल है जो आजकल सोलर पैनल से सोलर इलेक्ट्रिसिटी या फिर सोलर एनर्जी को यूज करके चल रही है। तो अब जो पेटावोट, पेटावोट बड़ा यूनिट है यार, हमने थोड़ा किलोवाट, ये पेटावोट है। अब ये समझना तो मुश्किल है कितना होता है, लेकिन 174 पेटावोट क्या है, इनकमिंग सोलर रेडिएशन है अपर एटमॉस्फेयर के अंदर, 30% रिफ्लेक्ट होकर वापस चला जाता है। एल्बिडो आपने पढ़ा हुआ है, एल्बिडो का मतलब है कितना रेडिएशन आके रिफ्लेक्ट होता है, 30% वापस जाता है स्पेस में, लेकिन बाकी सारा अर्थ एब्जॉर्ब कर लेती है। तो ये सारा का सारा यूज कर सकते हो इसे सोलर एनर्जी में कन्वर्ट करने में। और अच्छी बात है कि आज यूज करो, कल उतना ही फिर से आ जाएगा, तो रिन्यू किया जा सकता है। विंड एनर्जी, विंड हवा से चलेगी, तो हवा से एनर्जी बनाने के लिए आपको विंड मिल का यूज करना पड़ता है, एंड विंड मिल वहां चलती है जहां पे मिनिमम विंड स्पीड जो है वो कितनी है, 10 किलोमीटर पर आवर। तो आपने अपने स्टेट में विंड मिल नहीं देखी होगी, लेकिन अगर आप राजस्थान के जैसलमेर के आसपास हैं तो वहां पे भाई साहब विंड मिल की लाइन लगी हुई है। यहाँ पर कभी घूमने जाएंगे तो आपके लिए बहुत इंटरेस्ट का पॉइंट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि वहां बहुत सारी एक साथ है, कंटिन्यूसली चलती रहती है। तो जैसे मैं यहाँ पे विंड मिल से जैसलमेर लिख रहा हूँ, मुझे नहीं पता कैसी फोटो आएगी, पर आप देखेंगे सही फोटो मिलेगी मुझे तो लंबी लंबी दूरी तक। ध्यान से देखिए ना, आपने इतनी विंड मिल कभी एक साथ नहीं देखी। और ये तो फोटो की लिमिटेशन है ना कि फोटो इतना दिखा सकती है, लेकिन आप गाड़ी चलती है वो 15 20 30 किलोमीटर तक लगातार विंड मिल चलती रहती है ना। ये देखिए अब हाईवे है, उस हाईवे के ऊपर सारी की सारी विंड मिल लगी हुई है। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे हवा तेज चलती है, बिकॉज विंड मिल को चलाने के लिए क्या होता है, विंड मिल को चलाने के लिए आपको 10 किलोमीटर पर आवर की मिनिमम विंड स्पीड चाहिए होती है। तो स्टेट जैसे कि राजस्थान हो गया, तमिलनाडु हो गया, तो जहां पे आपको स्पीड ज्यादा मिलती है वहां यूज कर सकते हैं। जियोथर्मल की बात करते हैं, तो जियोथर्मल एनर्जी को समझने से पहले ये बात समझिए, क्या समझिए कि जब बात करते हैं हम अर्थ के जो सरफेस में, सरफेस से ऊपर जाते हैं तो टेंपरेचर क्या होता है, कम होता है। पर 1 किलोमीटर में वो 6 to 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाता है। लेकिन अगर नीचे जाएंगे तो टेंपरेचर क्या होता है, बढ़ता है घटता है। कभी खड्डा खोद के देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 फीट के अंदर गर्मी लगना स्टार्ट होती है, बिकॉज़ अर्थ के कोर में जाएंगे तो कोर में जाने पर टेंपरेचर बढ़ता जाता है। अगर आप नीचे जाते हैं तो टेंपरेचर पर किलोमीटर 30 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है। ऊपर जाने पर 1 किलोमीटर में 6 to 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है, लेकिन नीचे जाने पर 1 ही किलोमीटर में 30 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है। इतना सारा टेंपरेचर है, इसको यूज किया जा सकता है एनर्जी बनाने के लिए, पर इसमें टेक्नोलॉजी जो है वो हाई फाई लगी, कॉस्टली होगी, तो इसलिए ज्यादा फेमस नहीं है। फिर टाइडल एनर्जी आ गई। टाइडल एनर्जी जो है, क्योंकि आपको पता है टाइड जो होती है वो रिलेशन होता है उनका किनके साथ, मून के साथ, तो इसे दिन में 2 बार कैप्चर किया जा सकता है। सो इट हैपेंस ट्वाइस अ डे बिकॉज़ ऑफ ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन एंड मून। अब ये सन एंड मून का ग्रेविटेशनल पुल क्या होता है, तुमने 11वीं 12वीं क्लास के अंदर पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा तो बस ये समझिए टाइड का मतलब होता है लहरें, तो लहरों से एनर्जी बनाई जाती है, तो वो क्या है टाइडल एनर्जी। तो ये उतनी फेमस नहीं है। सबसे ज्यादा फेमस कौन सी है, सोलर। लेकिन ये चारों की चारों अपने आप में कैसी एनर्जी है, ये रिन्यूएबल एनर्जी है। उसके अलावा अगर आप यहाँ पे पेट्रोल डीजल सीएनजी की बात करेंगे तो वो कैसी है, वो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है। यहाँ पे सब लोगों को क्लियर हो गया होगा, एवरीबॉडी यस और नो, ओके क्लियर हो गया। तो अब क्या करते हैं, इंजन वाला डिस्कशन हमने किया था वो कर लेते हैं। उसके बाद जो मेन पार्ट स्टार्ट होगा ये वाला, ये कल की क्लास में कर लेंगे, पर ये वाला जरूर करेंगे अभी। अच्छा, इंजन की बात करते हैं। गाड़ी में अगर बोलेंगे तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या है, उसके डोर्स हैं, स्टीयरिंग है, या उसका गियर है, या म्यूजिक सिस्टम है, या एसी है। इंजन ऑब्वियसली विदाउट एनी डाउट इंजन, बिकॉज़ एसी नहीं चला तो गाड़ी चलेगी, है ना। अगर डोर क्लोज नहीं हो रहा है, ओपन है, तो गाड़ी तब भी चल सकती है। इफ इंजन इज नॉट वर्किंग, कुछ भी काम की नहीं गाड़ी आपकी। इंजन इज अ मेजर कंपोनेंट। अच्छा, एक बात, एक एग्जांपल लेते हैं। आपकी बॉडी का बताओ, आपकी बॉडी में सोचिए, बताओ कौन सा कंपोनेंट आपकी बॉडी का जिसे आप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते हो कि सर ये जो मेरे शरीर में है ना ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या लगता है आपको? ठीक है, तो हमारी बॉडी के अंदर 2 कंपोनेंट इंपॉर्टेंट है, 2 आंसर आ रहे हैं, दोनों ही सही है। ये जो धड़क रहा है ये भी इंपॉर्टेंट है, और ये जो हर चीज को रेगुलेट कर रहा है ये भी इंपॉर्टेंट है। इसने काम करना बंद कर दिया तो जिंदा लाश बन जाएगा, इसने काम करना बंद किया तो फिर मरी हुई लाश बनेगा, है ना। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट अपने आप में। पर वैसे इंजन से रिलेट करो तो मुझे बताओ, अगर मैं गाड़ी के इंजन से रिलेट करना चाहूं तो ब्रेन या फिर हार्ट, इंजन से क्या रिलेट होता है? आई थिंक इंजन से हार्ट रिलेट होता है, क्योंकि हार्ट जो पूरा टाइम पंपिंग कर रहा है, चला रहा है सारी बॉडी को। ऐसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका इंजन है। इंजन जो है वो किसी भी व्हीकल का एक सेंटर पार्ट है या फिर मेन पार्ट है, हार्ट ऑफ मशीनरी है, जो उसके बिना चल नहीं सकती है। तो इंजन वो पार्ट है व्हीकल का जो क्या करता है, पावर प्रोड्यूस करता है कि आपका व्हीकल क्या कर सके, मूव कर सके या फिर यूजफुल वर्क कर सके, जो भी काम है उसे करवाना चाहते हैं। जैसे अगर आपका कंबाइन हार्वेस्टर है तो वो काटेगा, अगर ट्रैक्टर है तो चलाएगा, दूसरी चीजों को, तो जो भी करना चाहते हो वो पावर प्रोड्यूस करेगा इंजन, और उस इंजन की पावर के कारण क्या होगा, वो सारे काम आप वहां पे कर पाओगे। ये बात तो क्लियर होगी। अब जरा इंजन में आ जाते हैं। इंजन के अंदर सबसे जो मेन रोल है वो है सिलेंडर का। किसका जी? सिलेंडर का। सिलेंडर की जब बात करते हैं तो इंजन के अंदर जो सिलेंडर होता है वो कुछ इस तरह का होता है जो आप सामने देख पा रहे हैं। ये स्ट्रक्चर अपने आप में सिलेंडर है, और ये जो देख रहे हैं ये क्या है, पिस्टन है। दिख रहा है ये वाला, ये क्योंकि आपको समझ आ रहा है ऊपर नीचे जाएगा, बोलो जाएगा, ये पिस्टन हो गया। पिस्टन को कनेक्ट करता है कौन? कनेक्टिंग रोड। कनेक्टिंग रोड जो है वो नीचे क्या है, वो कनेक्टेड क्रैंक शाफ्ट के साथ। तो क्रैंक शाफ्ट में से गोल गोल घूमती है, किस तरह से, यहाँ पे देखिए कहीं कोई एनिमेशन होगा वो देखिए, आप देखेंगे तो पिस्टन आपको ऊपर नीचे जाता हुआ दिख रहा है। तो पिस्टन की 2 ही मूवमेंट है, अप डाउन अप डाउन, दोनों पिस्टन ऐसे कर रहे हैं ना, और क्रैंक शाफ्ट वो भी यही कर रही है, बस गोल 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 घूमती जा रही है। आराम से देख के बताना, एनिमेशन आपके सामने चल रहा है क्या, ये ऐसे 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 तो पिस्टन कर रहा है, तो नीचे क्रैंक शाफ्ट रोटेट कर रहा है। तो क्रैंक शाफ्ट का पूरा एक रोटेशन कब कंप्लीट हो रहा है, पिस्टन के एक मूवमेंट से या पिस्टन के 2 मूवमेंट से? आराम से पहले देखो फिर मुझे बताना। आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। जब पिस्टन एक बार ऊपर जा रहा है ना तो क्रैंकशाफ्ट हाफ रेवोल्यूशन ले रहा है, लेकिन फिर दोबारा आ रहा है तो क्रैंकशाफ्ट पूरा। देखो कनेक्ट करके देख लो, जैसे कि यहाँ पे है पिस्टन, यहाँ से शुरू करेंगे और देखें कहाँ तक गया, यहाँ से यहाँ, पहले यहाँ पे देखो, यहाँ पिस्टन इधर, ये जो क्रैंकशाफ्ट है यहाँ तक है, तो पूरा राउंड अगर देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पे था ऊपर नीचे, ये ऊपर गया, अब जाके तो 2 रेवोल्यूशन है, तब जाके उसने अपना एक राउंड रेवोल्यूशन पूरा किया। तो पिस्टन के 2 स्ट्रोक से क्रैंकशाफ्ट का एक रेवोल्यूशन होता है। पिस्टन के 2 स्ट्रोक से क्रैंकशाफ्ट का कितना होता है? एक रेवोल्यूशन होता है। तो मतलब पिस्टन का 2 स्ट्रोक लगाएगा तो क्रैंकशाफ्ट का एक रेवोल्यूशन होगा, पिस्टन का 4 स्ट्रोक लगाएगा तो क्रैंकशाफ्ट के कितने रेवोल्यूशन हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। ये बात तो क्लियर हो गई, ठीक है। अब पिस्टन इस तरह से ऊपर नीचे जाता है, और इस तरह से ऊपर नीचे जाने पर क्या होता है, पिस्टन जो है वो अपना काम करता है, क्रैंकशाफ्ट अपना काम कर रही है। जो आग सी लगती दिख रही है आपको पता है, वो ब्लास्ट हो रहा है, और वो जो ऊपर लगा हुआ है ये कौन है बताओ जरा ध्यान से? ये पड़ोस वाली आंटी है। सर पड़ोस वाली आंटी, ये क्या बोल दिया आपने? यही आग लगाती है भाई घर में आके, चिंगारी डाल देती थोड़ी सी, है ना, कि उनका बेटा तो ये बन गया है, पापा शाम को मुंह खा के बैठे होते हैं, उनका बेटा तो ये बन गया, वो पड़ोस वाली आंटी बता रही थी। तो इस पड़ोस वाली आंटी को यहाँ पे कहा जाता है स्पार्क प्लग।
स्पार्क प्लग खुद आग नहीं लगाता, बस थोड़ी सी चिंगारी डाल देता है और चिंगारी के अंदर तो भाव सेट वही पड़ा होता है प्रेशर। आपको पता है ये प्रेशर कितना है, यहाँ भी प्रेशर, फैमिली के अंदर प्रेशर, जहाँ जाओ प्रेशर ही प्रेशर है, बच्चा बड़ा पड़ना प्रेशर से भाई साहब, सेलेक्ट होना है ना कुछ भी करके। तो इधर जो प्रेशर होता है इतना सारा कंप्रेशन हो चुका है, उधर से वो चिंगारी डालता है आपका स्पार्क प्लग और चिंगारी के अंदर ब्लास्ट हो जाता है। तो बस यही चलता है किसके अंदर, आपके इंजन के अंदर। तो देखिए जरा ध्यान से फिर मुझे बताइए समझ आया कि नहीं आया। ये आपका क्या है, सिलेंडर, सिलेंडर के अंदर ये स्पार्क प्लग लगा हुआ है, ये वोल्व लगे हुए हैं, वोल्व है। जब अंदर आना होता है फ्यूल और एयर के मिक्सचर को तो ये वोल्व खुल जाता है और इनटेक स्ट्रोक होता है। देखो ये खुला हुआ है, ये वाला बंद है, लेकिन जब ये बंद होगा तो ये वाला खुल जाएगा, तो इससे धुआं बाहर जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये एग्जॉस्ट स्ट्रोक हो गया और वो वाला इनटेक स्ट्रोक हो गया। पिस्टन ऊपर जाएगा तो कंप्रेशन, ब्लास्ट होगा तो नीचे जाएगा तो कंबशन या फिर पावर स्ट्रोक हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो इंजन है वो क्या पावर प्रोड्यूस करता है। बट दिक्कत ये है, दो तीन दिक्कतें हैं। वो क्या, पहली दिक्कत तो ये है कि इंजन जो है जब वो ब्लास्ट करता है तो ब्लास्ट मतलब अंदर आग लगी है, आग लगने से माहौल गर्म हो जाएगा, इंजन गर्म होते चलना बंद हो जाता है। अगर आपको याद हो पुरानी जीप आया करती थी, जो जानते हैं बच्चे कि आप नई नई जनरेशन तो नहीं जानते होंगे, पुरानी जीप जो आया करती थी मैं आपको दिखा देता हूं, वो जीप ना चलने के बाद बंद हो जाती थी, 10-15 किलोमीटर चलती थी और फिर बंद हो जाती थी। क्यों होती थी, क्योंकि उनका इंजन गर्म हो जाता था। आजकल ऐसा नहीं होता। तो ये वाली जीप जिन लोगों ने देखी हुई ना उनको पक्का पता होगा, ये बस 10-15 किलोमीटर चलाई नहीं, इतने रास्ते में बंद होना ही होना, पर खराब नहीं होती थी। बंद होगी ना, साइड में लगाओ, आराम से चाय वाय पियो, ठंडा होने दो इसको, फिर चलाओ, चल जाएगी। तो इसका इंजन जो है ना वो ठंडा गर्म हो जाता था, तो फिर जो आगे रेडिएटर लगा होता है तो रेडिएटर के अंदर पानी डाल देते थे, पानी डालने पर ठंडी ठंडी हवा से इंजन को मजा आता था, इंजन ठंडा हो जाता था, फिर चलना शुरू कर देता। और जैसे इंजन गर्म हो गया रुक जाएगा, डालो पानी, चलना शुरू कर देगा। क्या आजकल ऐसा करना पड़ता है कि गाड़ी 20 किलोमीटर चलाई फिर पानी डाला ठंडा हो गया, फिर तो भाई साहब होम टाउन तक पहुंचे मुझे 10 घंटे लग जाएंगे, पानी डालता रहूंगा मैं। तो आजकल ऐसा नहीं होता। फिर कैसे होता है, आजकल गाड़ी के अंदर एडवांस मटेरियल होते हैं जिन्हें कूलेंट कहा जाता है, लेकिन कूलेंट इंजन को कूल तो करते हैं बट कूल करने के बदले में एनर्जी लेते हैं। तो आपके फ्यूल का अच्छा खासा पार्ट कूलेंट लेके चला जाता है। साथ साथ तुम एसी भी चला लेते हो, वो भी फ्यूल का कंजप्शन कर लेते हैं, और उसके साथ साथ ब्लास्ट होता है ना तो सारा जो फ्यूल है वो जल नहीं पाता, कुछ फ्यूल जल नहीं पाता, धुएं में कन्वर्ट होता है तो एग्जॉस्ट के अंदर चला जाता है। तो अगर सच में तो क्या मैं झूठ बोलूंगा, अगर मैं एवरेज पकड़ूंगा तो सिर्फ 30% आपका फ्यूल यूज होता है यूजफुल वर्क के अंदर, और 70% फ्यूल वेस्ट हो जाता है कूलेंट के अंदर, एक्सेसरी के अंदर और एग्जॉस्ट के अंदर। सर वेस्ट क्यों कर रहे हो, फिर लिमिटेशन है ना कि इंजन को ठंडा किए बिना इंजन चल नहीं सकता, तो इसलिए वेस्टेज करना ही पड़ता है वरना कुछ हो नहीं पाएगा। तो 70% जो है वो क्या हो गया आपका वेस्टेज, और 30% क्या यूजफुल वर्क के अंदर यूज हुआ। तो इस तरह से आपका पिस्टन जो है वो ऊपर नीचे होकर एनर्जी प्रोड्यूस करता है, पावर प्रोड्यूस करता है। पावर प्रोड्यूस करने के लिए ब्लास्ट का होना जरूरी है, और ब्लास्ट वहां पे होता है तभी पावर प्रोड्यूस होती है, और ब्लास्ट के होने के लिए फ्यूल का होना जरूरी है। इसलिए इंजन जो है वो फ्यूल से ही चल सकता है। डीजल और पेट्रोल दो फ्यूल हमने पढ़े थे, अब आगे डिस्कस करेंगे क्या कि डीजल इंजन कैसे काम करता है, पेट्रोल कैसे करता है। बिकॉज़ स्पार्क प्लग आप देख रहे हैं ना, ये डीजल इंजन के अंदर नहीं होता। स्पार्क प्लग जो लगा होता है ये पेट्रोल इंजन के अंदर लगा होता है। अब पहले तक वाली बातें तो आपको समझ आ गई, अब आगे खिचड़ी जो बिरयानी बन गई होगी पहले वाली। पर फिर से डाउट आ गया सर कि अगर पेट्रोल इंजन में ये होता है, डीजल इंजन में स्पार्क प्लग नहीं होता, फिर वहां आग कौन लगाता है, वहां पड़ोस वाली आंटी नहीं आती है, नहीं वहां नहीं आती है, वहां कुछ और होता है। तो वहां क्या होता है वो बातें हम कल करेंगे। पर यहां तक आपको समझने में जो भी डाउट आया प्लीज पूछिएगा, और कल जब वापस आएंगे जो लोग लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, क्योंकि देखिए मेरे साथ कुछ ऐसा है ना, मेरे पहले सब्जेक्ट कौन से पढ़ते हैं, मेरे पहले सब्जेक्ट पढ़ते हैं फिशरीज, फॉरेस्ट्री, इंजीनियरिंग। बच्चे ने भाई साहब बीएससी एजी में इसका क्या है गया, पढ़ाई नहीं होता है, ए भी नहीं पढ़ा, बी भी नहीं पढ़ा, सी भी नहीं पढ़ा। तो ये पहली बार जब पढ़ोगे ना तो हर सब्जेक्ट मुश्किल करता है। आप बताओ, फिशरीज पढ़ा था एजी में नहीं पढ़ा ना, फॉरेस्ट्री नहीं पढ़ा, इंजीनियरिंग सर आया तो था पर पढ़ा ये भी नहीं था, मानते नहीं वाली बात। हाँ तो जो पहली बार पढ़ोगे दिक्कत देगा। तो जितने वर्ड डिस्कस हुए ना, ट्रैक्टर, रोटावेटर, 3 पॉइंट हिच लिंकेज, इंजन, रेलगाड़ी, कोयला जलाते हैं, ऐसी ऐसी थोड़ी थोड़ी वीडियो क्लिप्स या फोटो को देखिएगा, देखेंगे तो कल का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। नहीं देखेंगे तो तुम्हारी मर्जी है ना, इसमें तेरा घाटा, अपना कुछ नहीं जाता, क्योंकि अपने तो फीस पहले ले लेते हैं, एडमिशन बाद में देते हैं। तो सिलेक्शन तुम्हारा ना हो तो घाटा तुम्हारा हो जाएगा। तो अपने सिलेक्शन के लिए, अपने माँ के सपनों को पूरा करने के लिए पढ़ के आइएगा। किसी ने कहा ट्रू सर फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, हाँ इसीलिए आपने बहुत ही गलत उत्तर दिया था 7 एचपी बोल के। पर कोई बात नहीं, उम्मीद करता हूं कि आज आप जाके स्पेशली सर्च करेंगे कि ट्रैक्टर कितने एचपी से स्टार्ट होते हैं और कितने एचपी तक जाते हैं, ताकि अगली बार 7 एचपी ना कहना पड़े। तो कह रहा है फास्ट कार फॉर रेसिंग पर्पसेस पेट्रोल ना सर, ये कोई डीजल इंजन भी या कोई डीजल इंजन देयर। ओके मैं आपको बता देता हूं। अगर बात करेंगे फास्ट कार की, तो फास्ट कार में देखो एक चीज ध्यान रखना, क्लास में अच्छा टीचर होने से ही अच्छे से समझ नहीं आता। बच्चे की नीयत भी अच्छी होनी चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन भी अच्छा होना चाहिए। व्हाई आई एम सेइंग दिस, सब कुछ पेट्रोल और डीजल पे नहीं डिपेंड करता है इंजन कौन सा है, 2 स्ट्रोक इंजन है कि 4 स्ट्रोक इंजन है। तो जो आपने क्वेश्चन पूछा है इसको पेंडिंग कर लीजिए, कल जब हम 2 और 4 स्ट्रोक पढ़ेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि स्पीड जो है वो 2 और 4 स्ट्रोक पे भी डिपेंड करती है, स्पीड जो पेट्रोल और डीजल पे भी डिपेंड करती है, स्पीड जो व्हीकल के टाइप पे भी डिपेंड करती है ना। तो कल फिर से पूछना तो आपको पूछने जरूरत पड़ेगी, समझ आएगा। कोरोना टाइम के स्टूडेंट हूं सर, ये सब फर्स्ट टाइम पढ़ रही हूं। अच्छी बात है कि एटलीस्ट आप उतने सिंसियर हैं कि आपसे ये सब बातें एडमिट कर रहे हैं। आपको पता है सच बता रहा हूं, ये प्रोफेशनल नोबल प्रोफेशनल मुझे मजा आता था पढ़ाने के अंदर, पर आजकल मजा बहुत कम हो गया। उसका कारण ये बच्चे दिमाग खा जाते हैं, इतना बच्चा खराब बेकार हो चुका है। ऊपर का मैसेज नहीं पढ़ रहा, 2 बार लिख रहा है क्लास चल रही है, क्लास चल रही है, क्लास चल रही है। अभी की बात है, तुम्हारी क्लास स्टार्ट करने से पहले दूसरे को मैसेज पढ़ रहा हूं, उस बच्चे को मैंने लिखा तेरे को रिमूव कर रहा हूं मैं, क्योंकि ऊपर के मैसेज नहीं पढ़ रहा हूं, सॉरी सर अब पढ़ लिए। और बच्चों को समझाना इतना मुश्किल है, बच्चे नॉर्मल नॉर्मल छोटी छोटी टेक्नोलॉजी नहीं जानते हैं। उनको बोलो ऐप पे दिक्कत आई, वेबसाइट पे लॉगिन कर लो, आईडी पासवर्ड दो, उसे कौन समझाए कि भाई ऐप पे रजिस्टर तूने किया, आईडी पासवर्ड तूने बनाया, हमारे पास नहीं है। बहुत मुश्किल आज के टाइम में पढ़ाना, स्पेशली वही वाला बैच जो 2021 से शुरू होकर निकल के आया है। 2 साल वाली समस्या ठीक हो जाएगी, बिकॉज़ फिर वो बच्चे आएंगे जो दोबारा से कोरोना के आगे शुरू में पढ़ाई करके आए। पर अभी वालों का बहुत दिक्कत है। तो बात ये कि हमें दिक्कत है, हम तो मैनेज कर लेंगे, पर आपको भी तो है ना सेम टाइम पे, आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा क्वालीफाई होने के लिए। सब बाइक में एक ही सिलेंडर होता है, फिर भी अलग अलग माइलेज क्यों देती है तो भैया सब बच्चों में एक ही दिमाग है ना, तो सब कम ज्यादा क्यों समझते हैं फिर बता। सिर्फ सिलेंडर पे फर्क नहीं पड़ता ना यार, सिलेंडर के अलावा कितने सीसी का इंजन है ना, और उसके साथ साथ उसके अंदर आपकी स्पीड पे चला रहे हैं। बिकॉज़ आप जब उसके स्पीडोमीटर को देखेंगे तो स्पीडोमीटर जो होता है वो 45 से 60 के बीच में ग्रीन होता है कि इस स्पीड पे चलाओगे तो मैक्सिमम माइलेज मिलेगा। कोई तो भगा रहा है बाइक को 90 पे, कोई चला रहा है 45 पे, सेम बाइक है भाई, वो भी अलग अलग माइलेज देगी। तो माइलेज सिर्फ एक सिलेंडर पे डिपेंड नहीं है, वही बात है, बहुत सारे फैक्टर है ना यार। अच्छे से समझना ना, तो अपने आप को टारगेट दे दीजिए। क्या टारगेट दीजिए कि मुझे कार लेंगे 5 साल, कौन सी कार लूं, सर्वे करना शुरू कर दो, बस सिर्फ इंजन का सर्वे करो, आपको बहुत सारी बातें समझना शुरू हो जाए। अभी माइक बिल्कुल सही है, यूट्यूब पर फिर सब माइक डिस्टर्ब है, पता नहीं यार यूट्यूब पे क्या ही हो जाता है, कोई काला जादू है यूट्यूब पर यार है ना भाई। मैंने इसको मंगाया यार, ये 33,000 के आसपास का आया यार, पर ठीक है क्वालिटी मेंटेन होनी चाहिए, तो मैंने लगाया इसे चेंज कर दिया। पहले वाला मैं कैसे वाला था ना, तो इसकी क्वालिटी ज्यादा बेटर थी 540 है, उसमें तो कचरा कर दिया यार, क्वालिटी के नाम पे क्या ही कर दिया, बेइज्जती कर दी सामने। चलो कोई बात नहीं, इज्जत बेइज्जती मन का भ्रम होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। सब टीचर के साथ स्टूडेंट को भी कोऑपरेट करना जरूरी होता है, बिल्कुल आपने ठीक बोला। 7:30 बजे अनदर क्लास, तो थैंक यू। नाउ मे आई लीव, ऑफ कोर्स यस 7:30 पे नेक्स्ट क्लास है करंट अफेयर्स की, वहां हम मिलेंगे। लास्ट एक मैसेज पढ़ लेता हूं, उसके बाद मैसेज नहीं पढ़ूंगा सर, सॉरी टू डिस्टर्ब यू, बट सबसे सबसे कहीं भी क्लियर नहीं हुआ ये डाउट। आज इंजीनियरिंग के साथ पैथोलॉजी क्लास स्टार्ट होने वाली थी, मेरे बैच में वो कब से स्टार्ट होगी, हेल्पलाइन पे भी कॉल की थी। अच्छा ठीक है मैं आपको बताता हूं, अच्छी बात पूछी आपने। जहां तक मुझे लग रहा है जिस बैच की पैथोलॉजी क्लास भी थी उनको मैंने नोटिफाई किया था, पर मैं ये श्योर नहीं मैंने टेलीग्राम पे किया था या फिर ऐप पे किया था। मैं पहले ऐप पे चेक करता हूं, लाइव क्लास कैसे ज्वाइन करें, कोऑर्डिनेटर क्लास शुरू हो गई, हां ऐप पे नहीं आया, मैंने डाला था 12 बजे के स्लॉट में पैथोलॉजी क्लास स्टार्ट हुई, बट आज की छुट्टी है, कल मतलब आज 12 बजे के स्लॉट में क्लास नहीं हुई है, कल क्लास होगी 12 बजे के स्लॉट में, ठीक है। तो जिन बैचेस की 12 बजे क्लास थी 12 वाले स्लॉट में कल आपका पैथो चलेगा, आज पैथो क्लास नहीं हुई है।
एफए क्लास ज्वाइन नहीं हो रही है, वी नो वो टेक्निकल इशू है, उसे रिजॉल्व कर देंगे जितना जल्दी हो पाएगा। तब तक के लिए ग्रुप के अंदर हम लिंक शेयर कर रहे हैं, वहां से क्लास को ज्वाइन कीजिए। करंट अफेयर्स कहां से करें, या आपने क्लासेस शुरू कर दी हैं किरण जी, आप अपडेट रहा करें, आप बहुत लापरवाह स्टूडेंट हैं हमारी, क्योंकि आपको ये भी नहीं पता कि करंट अफेयर्स मैंने सुबह 8 बजे करवाया था, पर हाँ माइक का इशू था इसलिए क्लास हो नहीं पाई थी। तो मैंने वहां पे कहा था कि आज शाम को 7:30 क्लास लूंगा, तो किरण मेरी बहन 7:30 बजे क्लास होगी, मैं करंट अफेयर्स कवर करूंगा। ठीक है, ओके, चलिए ठीक है जी। तो ओवर करते हैं आज के सेशन को, 7:30 पे फिर से मिलते हैं। 7:30 का सेशन यूट्यूब पर, बिकॉज़ ओपन है करंट अफेयर्स के लिए, तो 7:30 पे आ जाइए, करंट अफेयर्स कवर करेंगे और फिर कल मिलेंगे शाम को 5 बजे। टिल देन टेक केयर, बाय, हैव अ ग्रेट इवनिंग। जय हिंद, जय भारत।